हरिओम, नमस्कार। विश्व ज्योति संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित हमारे गुरुवर्य श्री परम पूज्य निरंजन भाई जोशी जी के स्मृति में यह ज्ञानमाला उत्सव हम लोग मना रहे हैं। हर साल लगभग दिसंबर महीने के अंत में हमारा ये ज्ञानमाला महोत्सव होता है। यह ज्ञानमाला महोत्सव में हमारे जो भी अध्यापक भाई बहन हैं, बाहर से आने वाले मानव मेहमान इत्यादि ये ज्ञान महोत्सव में अपना ज्ञान बांटते हैं। हमारे विश्व ज्योति संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट का मूलभूत हेतु इस विद्या को समाज में बांटना है, इनका जितना हो सके उतना प्रसार करना है। इस वर्ष महामारी के कारण हम लोग ये जीवन प्रसारण करने जा रहे हैं। आज पहला दिन है, दिनांक 22 से लेकर 27 तक रोज शाम को 7 से 9 तक हमारा ये जीवन प्रसारण रहेगा। आज का विषय है हस्तरेखा विज्ञान, और हस्तरेखा विज्ञान में बहुत सारे विद्यार्थियों ने, दर्शक मित्रों ने जो जो प्रश्न भेजे हैं, तो एक कोई कंटिन्यूटी में क्लास ना लेते हुए जो जो प्रमुख सवाल है उनकी चर्चाओं की प्रश्नोत्तरी के रूप में हम लोग यहाँ पर ये सेशन बनाने जा रहे हैं। और हम ये आशा करते हैं कि आप सभी को ये पसंद आएगा। आज हमारे यहाँ पर उपस्थित है श्रीमती रीटाबेन जोशी जी, जो हस्तरेखा शास्त्र में बहुत ही निपुणता रखते हैं। नमस्कार रीटाबेन। और संगीत विद्या में भी बहुत वो माहिर है, गायकी विद्या में वो विशारद कर रहे हैं। और आज पुस्तक पर चर्चा हेतु मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे दूसरे जो संचालकगण हैं, श्रीमती प्रतिमाबेन साहब, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि यहाँ पर स्थान ग्रहण करें। और ये दोनों महिलाएं ये हस्तरेखा विज्ञान के बारे में जो जो आप लोगों ने कुछ प्रश्न भेजे हैं उनकी चर्चा विचार करेंगे। यहाँ पर कोई हम लोग एक वर्ग का संचालन नहीं कर रहे, लेकिन एक साधारण जानकारी हेतु हम लोग ये यहाँ पर एक कार्यक्रम के रूप में जो लोग ये शास्त्र की विद्या के बारे में रुचि रखते हैं लेकिन कोई जानकारी नहीं है उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये विद्या का हम लोग जीवन में कैसे लाभ ले सकते हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा प्रतिमाबेन और रीटाबेन करेंगे। आइए। हरिओम सर। हरिओम, आइए। प्रणाम रीटाबेन। प्रणाम। हरिओम, आइए। आज मैं हमारे विद्यार्थी एवं दर्शक मित्रों द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का समाधान आपसे मैं चाहती हूँ। जरूर प्रतिमाबेन। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि साधारण ज्योतिष तथा हस्तरेखा शास्त्र में क्या भेद है? आपकी इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगी जरूर कि हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और माँ सरस्वती हमारे दोनों की वाणी में आके विराजमान हो ताकि हम शास्त्रार्थ कर सकें। जरूर जरूर, मैं बहुत खुश हूँ। बोलो श्री सरस्वती माता की जय। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम भी अकेले, हम भी अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
मुनियों ने समझे है गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, मिथ्या का हमको तू अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। नमस्ते प्रतिमा बहन, बोलिए, अभी आपके कुछ प्रश्न थे। मेरा पहला प्रश्न ये है कि साधारण ज्योतिष तथा हस्तरेखा शास्त्र में क्या भेद है? साधारण ज्योतिष और हस्तरेखा में काफी सारा अलग अलग भेद है, लेकिन हम देखेंगे तो साधारण ज्योतिष को शास्त्र में नेत्रों की उपमा दी गई है, आंखों की उपमा दी गई है, यानी कि ज्योतिष शास्त्र के नेत्र है, यानी शास्त्रों के नेत्रों की परिभाषा इनके ज्योतिष के लिए है। तो यहाँ नेत्रों की उपमा देते हुए ज्योतिष शास्त्र एक तो पहले ही अति बृहद है और बृहद के साथ बहुत गहन भी है। तो गहन शास्त्र जो है, इसके आधार पे हम इसकी आचार्यों ने अनेक शाखाएं उपशाखाएं में इसको प्रवर्तित किया हुआ है। तो काफी सारी शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, अनेक शाखाओं के आधार पे ये शास्त्र रचा हुआ है। हस्तरेखा शास्त्र भी ज्योतिष शास्त्र के सामुद्रिक शास्त्र का एक अंग है। ये एक अंग है और सामुद्रिक शास्त्र में जैसे हस्तरेखा में अलग व्यवस्था को देखते हुए हम फल कथन करते हैं, इसी तरह सामुद्रिक शास्त्र में हम फल कथन करते समय सामुद्रिक शास्त्र में आपके शरीर की रचनाएं होती है, आपके अंग उपांग रहते हैं, आपके रंग होते हैं, नाक नक्शे रहते हैं, इसके आधार पे हम सामुद्रिक शास्त्र का फल कथन करते हैं। और जहां तक हस्तरेखा का सवाल है, तो यहाँ हम ये देखेंगे कि त्वचा और हाथ की रेखाएं मुख्यतः हस्तरेखा के लिए त्वचा और हाथ की रेखाओं को ध्यान में रखते हुए हम फल कथन करने के लिए भविष्य का आधार लेते हुए फल कथन कर सकते हैं। यानी कि ये फल कथन करने के लिए हमको रेखाओं का और त्वचाओं का आधार लेना है। हाथ देखते समय क्या क्या विशेषता, हाथ देखते समय क्या क्या सावधानियां रखी जाती है? हाँ, जैसे हम शुरुआत में कहते हैं कि हाथ देखने की बात ही शुरुआत हो जाती है तो सारे लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है कि जहां भी बैठ जाए हाथ देखे और हमारी भविष्य में क्या लिखा हुआ है ये जानने की काफी सारी उत्कंठा काफी लोगों को होती है। लेकिन उसके लिए भी सावधानियां कुछ रखी जाती है? जी जरूर, अनेक सावधानियां हैं। इसमें से कुछ सावधानियां यहाँ पे हम चर्चा करेंगे इसकी कि सबसे पहले किसी भी प्रकार की हाथ की रचनाएं देखने के लिए, जैसे हम भविष्य का कथन करने जा रहे हैं, जी, तो हाथ की रेखाओं को देखने के लिए पहले तो सबसे पहले दिखाने वाला और देखने वाला, ये दोनों ही अच्छी तरह परिस्थिति में होने चाहिए, शांत प्रकृति में होने चाहिए, वो गुस्से में ना होने चाहिए, उग्र नहीं होने चाहिए और किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव लेते हुए नहीं होना चाहिए। तब हम उसका फल कथन अच्छी तरह कर सकते हैं। और जैसे फल कथन करते समय कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान काम करता हो, बहुत जोरों के वजन उठा रहा हो, इसी परिस्थिति में हाथ पहुंच के तुरंत आ जाए हमारा हाथ देख लीजिए, तो सही नहीं हो। तो ऐसी परिस्थितियों में हम जब हम फल कथन करना चाहेंगे तो उस फल कथन में थोड़े से अंतर आएंगे। जी, क्योंकि वजन ज्यादा उठाने की वजह से हाथ की जो उष्णतामान होती है उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने मिलता है। तो हम जो रेखाएं देखना चाहते हैं, हम जो हस्त परीक्षण करना चाहते हैं,
उस परिस्थितियों में हमको वहां वो परीक्षण में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है और इस वजह से हम वो परीक्षण ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो सामान्यतः ये ध्यान रखने वाली बाबत होती है, ये समझने वाली बाबत होती है कि जहां हम हस्त परीक्षण करना चाहते हैं वहां पे एक तो हम परिस्थिति शांतमय हो, चित्त शांत हो, मानसिक परिस्थिति अच्छी हो। इसके अलावा हथेली का उष्णतामान जब नॉर्मल परिस्थिति में आ जाए, जैसे कहते हैं कि हथेली का परिस्थिति जब नॉर्मल परिस्थिति में आ जाए, सारे काम काज छोड़ के रिलैक्स होकर आप जब बैठते हो तो सही है, तब आपका परीक्षण जो है वो सही जाएगा और अच्छी तरह हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। और ऐसा भी है कि जहां तक प्रकाश का सवाल है, तो हस्तरेखा का परीक्षण जो है वो हम दिन के उजाले में यानी कि सूर्य के प्रकाश में हमको करना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश से ऊर्जा की जो मात्रा है वो आपकी हथेली की जो ऊर्जा है उसमें रेखाओं का रीड करना वो आसान हो जाता है। आपको कलर, रंग, हाथ की रेखाएं बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई देती है जब हम फल कथन के लिए प्रकाश का सहारा लेते हैं। आसान हो जाता है। यस, तो अंधेरे में या लाइट के उजाले में हस्तरेखा का परीक्षण करना इतना सटीक नहीं होगा जितना आप सूर्य प्रकाश के करते हैं। हाँ, जहां तक प्रकाश पर्याप्त मात्रा में हो वहां पे ही आपका वो रीडिंग ठीक ढंग से जाएगा। मेरा अगला प्रश्न यह है कि क्या शास्त्र में ऐसे कोई भेद बताए हैं कि स्त्री पुरुष के हाथ देखने में कोई विशेष निर्देश दिए गए हैं? हाँ, काफी सारा दिया हुआ है, क्योंकि हम फल कथन करते हैं तो स्त्री या पुरुष ये बाद में आता है, लेकिन फल कथन की परिणाम क्या है वो देखना जरूरी होता है। तो यहाँ फल कथन के लिए हम स्त्री और पुरुष दोनों की ही व्यवस्था को देखेंगे। जैसे युगों युगों से चला आया है वैसे स्त्रियों का और पुरुषों का जो भी व्यवस्थाएं हैं हमारे समाज में, उसके आधार पे हम फल कथन करेंगे। तो यहाँ ऐसे बताया गया है कि प्रमुख स्वरूप से हम सबसे पहला राइट हैंड देखते हैं किसी भी इंसान का सक्रिय हाथ, यानी कि जिस हाथ से वो काम करते हैं या सक्रिय है उस हाथ से, तो उस हाथ का हम सबसे पहले परीक्षण करेंगे और उसके बाद जो है वो हम लेफ्ट हैंड का परीक्षण करेंगे। जब सक्रिय हाथ की बात करेंगे तो सक्रिय हाथ के साथ साथ लेफ्ट हैंड में भी वो परिस्थिति को देखेंगे, दोनों हाथ की परिस्थितियों को मिला के भी देखेंगे। वो दोनों ही परिस्थितियां जब एक सी दिखाई दे तब परिणाम सटीक होना संभव होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम काफी सारा व्यवस्था लेफ्ट और राइट से देखते हैं। इसमें हमारा जो दक्षिण मस्तिष्क है वो वाम अंग को नियंत्रित करता है और वाम अंग का जो मस्तिष्क है वो दक्षिण अंग को नियंत्रित करता है, यानी कि हमारे मेंदु की जो परिस्थिति है वो भी क्रॉस में है, लेफ्ट एंड राइट। ऐसी परिस्थिति में वो पूरे बदन को, पूरी अपनी शरीर की व्यवस्था को है जो नियंत्रित करता है। तो ऐसी परिस्थिति में हाँ नियंत्रित करने वाला काम जो करता है, तो ऐसा प्रचलन है कि जहाँ स्त्रियां खास तौर पे गांव की स्त्रियां होती है या बहुत पढ़ी लिखी नहीं है या घरेलू काम करने वाली होती है या घर में काम करती है, बाहर ज्यादा नहीं जाती है, ऐसी परिस्थितियों में ऐसी स्त्रियों की जो परावलंबी होती है, हस्बैंड के ऊपर निर्भर है, जो पति के ऊपर निर्भर होती है, पिता के ऊपर निर्भर होती है या भ्राता के ऊपर निर्भर होती है, ऐसी परिस्थितियों में हम ऐसे जातकों का हस्त परीक्षण जो है वो लेफ्ट हैंड से करेंगे। सही, यानी कि राइट हैंड एक्टिव जरूर है, लेकिन हम परावलंबी व्यक्तियों के लिए लेफ्ट हैंड परीक्षण ज्यादा सटीक मानेगा। और यहाँ जहाँ पे अभी के जमाने में तो जमाना भी बदल गया है, तो काफी सारी स्त्रियां स्वावलंबी होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनी है। जी। तो आत्मनिर्भर होने की वजह से जीवन के गुण और दोषों की भागीदार बनती है। तो जो भी गुण और दोष है उनकी भागीदारी उनके हिस्से में आती है। तो हम वहां पे उनका यानी कि स्वावलंबी स्त्रियों का जो है वो राइट हैंड को देखना हम ज्यादा सटीक परिणाम दे पाएंगे उसके लिए। तो वहां पे हम ये देखेंगे कि जो एक्टिव पर्सनालिटी है, जो काम करते हैं, जो स्वावलंबी है, उसके लिए हम उनका राइट हैंड देखेंगे। और जो घरेलू काम करते हैं, जो बाहर नहीं जाते हैं, सिर्फ घर का कामकाज देखते हैं और परावलंबी है, किसी के ऊपर आश्रित है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम वो लेफ्ट हैंड को ज्यादा प्राधान्य देते हुए उसका परीक्षण करेंगे। जनरली हमारे ऐसे भी अनेक गणनाएं हैं जिसमें एक गणना है कि राइट हैंड से हम हमारा वर्तमान और भविष्य ये दोनों का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यानी कि राइट हैंड हम जो बोलते हैं एक्टिव हाथ, तो एक्टिव हाथ के आधार पे हम वर्तमान का भी और भविष्य का भी देख सकते फलकथन कर सकते हैं। जबकि लेफ्ट हैंड में है हम पास्ट को देख सकते हैं।
तो पास्ट पूर्व जन्म जैसे पूर्व जन्म कहे या पास्ट कहे या संचित कर्मों की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो हमको लेफ्ट हैंड से देखनी है, और वर्तमान और भविष्य दोनों की व्यवस्था जो है वो हम हमारे दाहिने हाथ से कर सकते हैं। तो उस परिस्थितियों में हम दायां और बायां यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों हाथों का परीक्षण करने के लिए शास्त्रकारों ने यहाँ पे बताया गया है। हमारे अनुवांशिक गुण दोषों की हम बात करेंगे, तो जैसे अनुवांशिक गुण दोष हर एक इंसान में होते हैं, जिसे जेनेटिक कहते हैं कि वारसे में मिला हुआ है। जैसे कि डायबिटीज, हाँ, वो रोगों की बात करेंगे तो डायबिटीज, हार्ट अटैक्स सभी आएंगे, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे आगे पहले कि अनुवांशिक गुण दोषों में हाथ कौन सा देखा जाए। तो यहाँ अनुवांशिक गुण दोषों के लिए आगे जैसे मैंने बताया कि हम पास्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड देखना है, इसी तरह अनुवांशिक गुण दोषों के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो हम उसको लेफ्ट हैंड को प्राधान्य देते हुए चर्चा करेंगे कि लेफ्ट हैंड में हम अनुवांशिक व्यवस्था को देखेंगे, यानी कि पारिवारिक जेनेटिक जो कंडीशन है वो आप में आई है या नहीं आई है, यानी कि आपके गुण और दोष, जैसे बच्चे छोटे से बड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि दादा के जैसा दिखता है, दादी के जैसा दिखता है। तो ये परिस्थिति जो है वो हम ये देखते हैं यहाँ अनुवांशिक के लिए हम ये देखेंगे कि लेफ्ट हुए पास्ट के जो कर्म है या पास्ट की जो जेनेटिक कंडीशन है उसका अच्छा और बुरा परिणाम दोनों ही हम इससे देखेंगे जी। और दूसरी बात ये है कि हम जब लेफ्ट हैंड में जो गुण दोष देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि अनुवांशिक गुण दोष है जी, तो लेफ्ट हैंड से जो गुण दोष देखते हैं वही गुण दोष आपको राइट हैंड में दिखाई दे, तो ये समझना है कि वर्तमान में भी वो गुण दोष आपके हाजिर है। अच्छा, दोनों हाथ में सेम लकीरें दिखने में जी, यानी कि लेफ्ट हैंड में भी आपको कुछ जो दिखाई दे रहा है अनुवांशिक है, वही चीज अगर राइट हैंड में दिखाई देती है जी, तो आपको वो सक्रिय ज्यादा बन जाएगा, तो आपको वर्तमान में उसी चीज का अच्छा या बुरा दोनों परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जब अच्छे बुरे परिणाम की बात करेंगे तो सक्रिय हाथ में सबसे पहले अनुवांशिक रोगों की बात करेंगे, जैसे मैंने बोला जी, डायबिटीज है या हार्ट के संबंधी रोग है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो आजकल आप देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी और शुगर की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है, तो ये सारी रोग की परिस्थिति अनुवांशिक नहीं है। अच्छा, अनुवांशिक नहीं है, क्योंकि हम कुछ हाथों में ऐसा परीक्षण करेंगे तो पता चलेगा आपको कि अनुवांशिक बीमारियों से ज्यादा अभी की जो व्यवस्थाएं हैं, अभी की जो चलन है, इसके हिसाब से आपको ये अनुवांशिक के अलावा खुद के कर्मों के आधार पे बनाई हुई रचाई हुई कर्मों की व्यवस्था है जो आपको फल के स्वरूप में मिलती है। यानी कि हम लेफ्ट हैंड में ना देखते हुए राइट हैंड की तरफ देखते हैं और लेफ्ट में वो चीज नहीं दिखाई दे रही। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बताया कि डायबिटीज है या है या हार्ट की बीमारी है या शुगर की बीमारी के साथ साथ हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, तो यहाँ अनुवांशिक तौर पे आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन राइट हैंड में है, तो हम ये कहेंगे कि ये वारसे में आया हुआ रोग नहीं है, वारसे में आई हुई तकलीफ नहीं है। बहुत अच्छी जानकारी। ये रोग जो है वो आपके कर्मों के द्वारा आपने खुद पाया किए हैं, खुद किए हुए, खुद के कर्मों के आधार पे आपको उसका फल प्राप्त करना है। इसमें हम रोगों की बात करेंगे, इसके अलावा धन प्राप्ति की बात करेंगे, तो हम कभी ऐसे भी कह सकते हैं कि वारसागत कुछ मिला है या नहीं मिला है, या प्रॉपर्टी की बात करेंगे या धन की बात करेंगे या ऐश्वर्य की सुख की बात करेंगे। तो कभी कभी वंश में हम देखते हैं कि काफी लोगों को बहुत सारी चीजें वंश में मिलती है, प्रॉपर्टियां भी बहुत सारी मिल जाती है, किसी किसी को धन दौलत मिलती है, किसी को सोना गहना मिलता है, इसी तरह रोग भी मिलते हैं। तो यहाँ रोगों के बारे में हमने बात की, ऐसे ही धन प्राप्ति की बात भी हम उसी से कर सकते हैं कि वारसे में मिली हुई जो भी चीजें अच्छा या बुरा परिणाम जो है वो दोनों परिस्थितियों में हम लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से देखते हैं। तो दोनों हाथों की परिस्थिति को काफी सारा हम रीड कर सकते हैं कि जीवन की काफी सारी समस्याएं और काफी सारी सुलभ व्यवस्थाएं उसके साथ जोड़ सकते हैं। बहुत जरूरी बात बताई है आपने, थैंक यू। मेरा अगला यह प्रश्न है कि क्या कुंडली तथा हाथ की रेखाएं एक समान होती है? तो कुंडली और हाथ की रेखाओं की समानताएं, जहां तक कुंडली की बात करेंगे तो कुंडली एक भौगोलिक जो व्यवस्थाएं है, आकाशीय नक्शा है,
गणितज्ञ खगोलिक गणित की विधि के आधार पर प्राप्त किया हुआ हिस्सा है जी। और ज्योतिष की गणना जो है वो गणित के अधीन होती है, यानी कि गणित के आधार पे हम ज्योतिष की गणना के साथ उसका परिवर्तन कर सकते हैं। राइट। परंतु यहाँ हस्तरेखा की हम बात करेंगे तो हस्तरेखा में हाथ की रचनाएं और रेखाओं को भी हम जन्म से लेके आते हैं, कर्म आधारित। जी। जैसे हम ग्रहों की बात करेंगे तो ग्रहों को जैसे हम बोलते हैं कि शनि बलवान नहीं है या गुरु बलवान नहीं है तो धन की हानि होगी, शनि बलवान नहीं है तो रोगों की वृद्धि होगी, मंगल बलवान नहीं है तो कोई अकस्माती परिणाम दिखाई देंगे। इसी तरह हर एक प्रकृति के साथ ये जो परिस्थिति है, जो हस्तरेखा के साथ हम बात करेंगे तो रेखाओं का भी ऐसा है कि हम रेखाएं जो लेके आते हैं वही रेखाएं हमारे जीवन का दर्पण बताती है। जैसे मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी। जी पूछिए। कि जैसे कि हम लोग कभी-कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, कुछ अपने आपदा आ जाती है, तो हम लोग बोलते हैं कि गत जन्म का कर्म जी गत जन्म कर्म का फल है जी। तो क्या ये सही बात है? हाँ, वही मैंने बताया आपको कि पहले आगे हमने लेफ्ट और राइट हैंड की बात की कि गत जन्म के होंगे तो आपको लेफ्ट हैंड में भी दिखाई देगी। रेखाओं से मालूम होगा। यस, यानी रेखाओं से भी हम उसको परख सकते हैं, ग्रहों के पहाड़ से भी परख सकते हैं। जितनी गहरी सूक्ष्मता से आपका प्रश्न ढूंढने की आप कोशिश करेंगे उतनी गहराई से आपको हस्तरेखा के माध्यम से उसका जवाब सटीक मिलना जरूर हो जाएगा। और इसी तरह कुछ संयोग समानता रखते हैं, जैसे समानता की आपने बात की कि कुंडलियां और हाथ ये दोनों समान है कि नहीं है, तो यहाँ रेखा के और त्वचा के आधार पे हम हस्तरेखा को देखते हैं और कुंडली को गणित से देखते हैं। सही बात। खगोलीय गणित की व्यवस्था से हम कुंडली को देखते हैं, तो ये थोड़ा सा फर्क है जो हाथ की हस्तरेखा के लिए आपको गणित की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप फट से हाथ आप देख सकते हैं। यस, यानी कि वहां पे हमको समय भी कम लगता है और गणित करने की जरूरत आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ हम हस्तरेखा की बात करेंगे, यहाँ आपको कुंडली की बात करेंगे तो गणित के साथ हमको उसको फल कथन देना होता है। तो यहाँ हस्तरेखा के बारे में हम जो सोचते हैं तो जैसा हस्तरेखा में रचनाओं के आधार पे किसी भी कुंडली की व्यवस्था पूर्णतः समान नहीं होती है। जैसे हस्तरेखा और कुंडली की बात करेंगे तो कुंडली और हस्तरेखा एक समान नहीं होती है जी, क्योंकि रेखाएं बदलती है। हाँ, मैंने देखा है, परिणाम बदलते हैं। मैंने देखा है क्योंकि गौण रेखाएं हैं, गंभीर रेखाएं हैं, मुख्य रेखाएं हैं। मुख्य रेखाओं को छोड़ के काफी सारी रेखाओं का अपने अपने परिणाम बदलने के समय होते हैं। जैसे कुछ समय जाता है, कुछ इवेंट बनता है, आपकी लाइफ के अंदर कुछ न कुछ नया क्रिएट होता है या कुछ दुखी परिस्थिति या सुखी परिस्थिति आती है, तो ऐसे समय पे आपकी अनेकों रेखाएं बदलती हुई दिखाई देती हैं। इसके लिए परीक्षण करना आवश्यक बहुत जरूरी है और उस परीक्षण के बाद आप समयांतर पर उसको देखना और आगे जाके, जैसे अभी के जमाने में तो हम देखते हैं कि डिजिटल व्यवस्थाएं हो गई है, तो काफी सारी डिजिटल व्यवस्थाओं के आधार पे अभी आपका समझ लो कि पाम के अंदर कुछ चेंजेस आया जी, सडनली आपने देख लिया कि मेरी हेल्थ खराब हो रही है, तो आपने देखा कि आपके हेल्थ रेखा के ऊपर या आपके शनि के ऊपर कोई बिंदु आए या कुछ क्रॉस आया या कुछ तकलीफें दिखाई दी या कुछ कलर चेंज हो गए, तो उससे ही आपको मालूम पड़ जाता है कि आपकी हेल्थ बिगड़ने वाली है और उसके आधार पे आप फल कथन कर सकते हैं, आगे से प्रिकॉशंस कर सकते हैं, आपकी हेल्थ के बारे में ध्यान रख सकते हैं और उसका सटीक निर्णय लेके आप मेडिसिन वगैरह लेके आप उसको क्योर कर सकते हैं। और वो क्योर करने के बाद भी, जैसे हमने बताया कि बीमारी आने वाली है ये सूचित करता है जी, लेकिन ये सोचना के बाद अब बीमारी आने वाली परिस्थिति की फोटो और आपकी बीमारी खत्म हो गई उसके बाद के फोटो उसको आप परीक्षण करने के लिए लेते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हस्तरेखा में भी हम काफी सारे नजदीकियों से इस बारीक बारीक चीजों को देख के उसका परीक्षण कर सकते हैं और उसके निवारण भी कर सकते हैं। सही बात। मेरा अगला प्रश्न यह है कि हाथ की रेखाओं को पढ़ने के लिए कौन सी उम्र होनी चाहिए? जनरली हम जब रेखाओं की बात करें या भविष्य की बात करें या ज्योतिष की बात करें तो ऐसा होता है कि बहुत छोटेपन में किसी भी चीज का परीक्षण नहीं होना चाहिए। कुछ समय होता है इसके लिए, कुछ उम्र होती है जी। तो शास्त्रकारों ने यहाँ पे शिशु अवस्था से लेके 12 वर्ष की उम्र तक का जो उम्र का समय है उस समय तक ऐसा बताया है कि उस समय पे परीक्षण नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका डेवलपमेंट होता है बच्चों का। जी हाँ, 12 वर्ष की समय के बाद भी जो बताया है उसमें ऐसा है कि जब हम 12 वर्ष के बाद भी प्रेडिक्शन करते हैं, फल कथन करते हैं, तो उस समय पे 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष के बीच में की जो व्यवस्थाएं होती है, जो अवस्थाएं होती है, वो उम्र के आधार पे हम जिसे टीन एज कहते हैं। सही। तो उस टीन एज में
काफी सारे चेंजेस होते हैं, चेंजेस आ जाते। तो वहां पे हम किसी भी प्रकार का जड़ता भरा फल कथन नहीं कर सकते हैं। वहां उनकी रिक्वायरमेंट प्राथमिक प्रकार की हम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उनका निरीक्षण करके कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, परंतु पूरी व्यवस्था के साथ उनको प्रेडिक्शन 12 वर्ष की उम्र से लेकर 18 वर्ष तक भी नहीं देना चाहिए। अच्छा। वो जब मुख्य पुख्त वय में आए, जैसे कुछ टीन एज के बाद बड़े हो जाए, तब उनको ये प्रेडिक्शन देना चाहिए और तभी वो सटीक प्रेडिक्शन उनके उपयोग में आता है। जी जी। अन्यथा रेखाएं बदलती है, गौण रेखाएं, जैसे मैंने बताया कि काफी सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, तो उस परिस्थितियों में जब रेखाएं बदल जाती है तो आपके प्रेडिक्शन में कहीं ना कहीं बदलाव आता है। जी जी। तो ये टीन एज से लेके 18 साल की उम्र तक की व्यवस्था में भी प्राथमिक प्रकार की जरूरियातें जो है उनको पूरा करते हुए प्रेडिक्शन करना ज्यादा सटीक माना जाएगा। अन्यथा विचारों में ग्रसित हो जाएंगे कि प्रेडिक्शन कर दिया और फिर कुछ चेंजेस आए, नहीं हुआ तो यहाँ पे मानसिक परिस्थितियों को असंतुलता न हो इसके लिए और परिस्थिति देखते समय जो रेखाओं का परीक्षण करने का योग्य समय है, तब भी परीक्षण करें तो ज्यादा हितकारी होगा। तो आपके हिसाब से मैं यह मानूं कि टीन एज के बाद ही करना चाहिए। 12 वर्ष के बाद आप कुछ कुछ चीजें देख सकते हैं, जैसे कि किसी छोटे बच्चे की उम्र जन्म लेते हुए कुछ बीमारियां आ गई, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जन्म लेते हैं तो छाती में कफ भर जाता है, दिल में छेद हो जाता है, जी, या सांसों की तकलीफ हो जाती है, या पेटी में रखते हैं, आजकल बच्चों को पेटी में रखते हैं, प्रीमैच्योर बेबी, तो वो कमजोरियों की वजह से जो देखने की बात है उसको आप 12 साल की उम्र में देख सकते हैं, यानी कि उसको शुरुआत से लेके जो भी तकलीफें हुई तो वो परिस्थिति आपको वहां दिखाई देती है। और कुंडली में भी हम जैसे बोलते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में भी 7 साल के बच्चों की 7 साल तक कुंडली नहीं देखनी चाहिए एक्चुअली। जब ऐसी कोई बीमारियां या प्रॉब्लम्स या ऐसा कुछ आए तो आप उसको आधार मान के देख सकते हैं, अन्यथा 7 साल के बाद और यहाँ 12 साल के बाद ये परीक्षण करना हितकारी होता है। इसके पहले अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन में हमको थोड़ी समस्याएं आ सकती है, तो उसके लिए हमको समय की मर्यादाएं शास्त्रकारों ने दी है कि 12 साल के बाद में ही ये परीक्षण करें। तो आप जैसे आपने बताया कि 12 साल के बाद, तो जैसे मैंने बताया कि शारीरिक मानसिक जो विकास होता है तो विचारों में भी बदलाव आएगा, तो हमारी तो उस समय पे रेखाओं में भी बदलाव आएगा, तो पामिस्ट्री की जो रीडिंग है उसमें भी चेंजेस आएंगे। सही बात। ऐसी परिस्थिति में आप वो चेंजेस को ध्यान में रखते हुए कुछ प्राथमिक प्रकार की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सही बात है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि हाथ के आधार से कैसे निर्णय करें कि जातक तामसिक, राजसिक या सात्विक है। बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रतिमा जी। देखिए ये चार्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर आपको दिखाई देते हैं 3 कलर, और ये तीन कलर जो है इसमें ये है उंगलियों से लेके, उंगलियों के टोच से लेके जो उंगलियों के मूल तक का जो हिस्सा है जी, ये है ग्रीन कलर का हिस्सा जी। हमें वो हिस्सा दिखाई दे, और ये बड़ा हिस्सा जो है जैसे सात्विकता का सूचन करता है। ये पहला जो हिस्सा है हमारा वो सात्विकता का सूचन करता है, यानी कि उंगलियां जितनी लंबी हो, जितनी बड़ी हो, या ये और ये पार्ट के मुकाबले ये बड़ा हो, तो इसे हम सात्विक विभाग कहेंगे। और ये सात्विक विभाग बड़ा हो तो काफी सारी, और जहाँ तक सात्विकता रखता है ऐसे जान सकते हैं। जी जी। इसके बाद यहाँ तर्जनी के मूल से लेके, यानी कि उंगलियों के सारे उंगलियों के मूल से लेके अंगूठे के मूल तक का जो हिस्सा है जी, वो जो है वो राजसिकता का सूचन करता है जी। यानी कि ये जो विस्तार है वो राजसिक विस्तार है जी। राजसिक विस्तार का अर्थ होता है कि राजाशाही जीवन जीना, सब इजीली मिल जाता रहेगा, इजी मिलना है, सुख प्राप्त होना है, समृद्धि प्राप्त होनी है, और राजसिक विभाग बड़ा होने से ऐशो आराम और साहिबी जीवन जीने की व्यवस्था कुदरत की तौर से उनको मिल जाती है। गॉड गिफ्ट बोलेंगे इसको। राजसिक व्यवस्था ऐसी है कि अपने आप व्यवस्था होती रहती है, उनके नसीब में है, उनके तकदीर में है, वो लाए हुए हैं। मेहनत कहीं नहीं करनी पड़ती, कम मेहनत करनी पड़ती, करनी जरूर पड़ती है मेहनत, क्योंकि राजसिक विभाग है उसमें मेहनत आएगी। राजसिक विभाग में सारे हम गवर्नमेंट सर्वेंट को बोलेंगे वो भी सारे राजसिक विभाग आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी जो व्यवस्थाएं हैं तो सूर्य से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, वो सभी लोगों को साथ राजसिकता के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो यहाँ राजसिक विभाग जो है वो बड़ा होगा, तो ऐसा जातक राजसिक प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ होता है, ठाट माट से जीना चाहता है, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहता है,
और हर एक प्रकार की सुविधाओं के साथ जीना पसंद करता है। जी यह इस व्यवस्था से अंगूठे के मूल से लेके मणिबंध के अंत तक जी जो जी। व्यवस्थाएं हैं, अंगूठे के मूल से लेके मणिबंध की व्यवस्था तक का जो हिस्सा है, मणिबंध शायद इधर ही आपने दिखाया। जी हाँ, ये मणिबंध है जो हमारे पामेस्ट्री के लास्ट कॉर्नर पे हमारा हाथ जहाँ पूरा होता है, जी इसके बाद आने वाली जो रेखाएं होती है इसे मणिबंध कहते हैं। रहती है जी, कभी किसी को 2 रहती है, किसी को 1 रहती है और किसी को 3 रहती है। जी जी। तो वो मणिबंध के अंत तक यानी कि अंगूठे के मूल से लेकर मणिबंध के अंत तक जो परिस्थिति है वो है तामसिक विभाग, तामसिक विभाग। तामसिकता का मतलब होता है जब हम खान पान में जब हम खान पान में कांदे लहसुन ज्यादा खाते हैं जी तो ऐसा बोलते हैं कि तामसिक विभाग है, कम खाना चाहिए। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं। और तामसिक विभाग जो है वो बड़ा हुआ है तो ऐसा जातक तामसिक प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। हर एक प्रकार की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, एसी ज्यादा लगता है, पंखा ज्यादा लगता है, गुस्सा ज्यादा आता है, अग्रेसिवनेस ज्यादा बढ़ जाती है, जिद और हट बढ़ जाती है, अपनी बात मनवा के रहने वाले होते हैं। तो ऐसे जाकर ये हस्तरेखा परीक्षण के आधार पे हम देख सकते हैं कि यहाँ तामसिक विभाग बढ़ा हुआ है तो ऐसा जातक क्रोधी होता है, अपने क्रोध को संयम में नहीं रख पाता है। ऐसी परिस्थितियों में हम ये तामसिक विभाग को देखेंगे। अगर यहाँ पे हम ये 2-3 चीजों को कैसे परखें तो ये बात है कि जैसे उंगलियां और मूल से लेके टॉन्च तक को जो हिस्सा है ये 2 हिस्सों के मुकाबले बड़ा हो तो ये सात्विक विभाग हो गया। यहाँ उंगलियों के मूल से लेके अंगूठे के मूल तक का हिस्सा है जो ये बड़ा हो गया तो इसे हम राजसिक विभाग कहेंगे। और यदि इसके मूल से लेके ये बड़ा हो गया तो ये तामसिक विभाग बन गया। तो ये पिक्चर में मैंने आपको 3 पिक्चर दिए हैं, उसमें क्या विभाग दिख रहा है आपको? तीनों विभाग दिख रहे हैं। तीनों विभाग। इसमें बड़ा क्या दिख रहा है? मेरे को तामसिक। यस, यानी कि यहाँ पे हमने पिक्चर में दिखाए गए हैं उसमें अंगूठा जो है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि हमारे अंगूठे का जो एंगल है वो 90 से जब ऊपर जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में तामसिक विभाग अपने आप बढ़ जाता है। जी। तो इस परिस्थितियों में ये तामसिक विभाग बढ़ा हुआ चित्र आपके सामने है जिसमें तामसिक विभाग बढ़ा हुआ है। तो ये तामसिक विभाग बड़ा होने से ये अंगूठा ऊपर जाता है। तो जैसे जितना अंगूठा ऊपर से शुरू होगा तामसिक विभाग उतना बढ़ेगा और राजसिक कम हो जाएगा। जी। और जितना अंगूठा नीचे से शुरू होगा उतनी तामसिक विभाग कम होगी और राजसिक विभाग बढ़ जाएगा। जी। तो ये राजसिक, तामसिक और सात्विक तीनों विभागों की व्यवस्था जो है वो अपने हथेली के अंदर ही है। हम कैसे जीना पसंद करते हैं या हम कैसा जी रहे हैं वो चीजें आपकी सब जानकारी परीक्षण से पता चल जाता है। बहुत अच्छी जानकारी दी रीटा बहन। मेरा अगला प्रश्न ये है कि हस्तरेखा में हथेली की त्वचा के रंग एवं मृदुता अथवा रुक्षता बोलते हैं, उसके प्रभाव के विषय में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? जरूर प्रतिमा बहन जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हम कभी-कभी बहुत ज्यादा रूढ़ी हो जाते हैं, मूढ़ी हो जाते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो जीवन के अंदर 2 पार्टनर एक साथ में भी रहते होंगे तो किसी का स्वभाव बहुत गर्म होता है, किसी का बहुत नरम होता है। तो ये चीजों को भी हम घर में परख सकते हैं। सही बात है। और हमारे विचारों को बदल सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में। तो यहाँ मृदु त्वचा की बात करेंगे तो सबसे पहला आपका प्रश्न था कि रंग। तो हस्तरेखा में रंग का काफी महत्व है। सबसे पहला श्वेत रंग लेंगे। श्वेत रंग जो है यानी कि सफेद कलर की हथेली जिसे हम कह सकते हैं निस्तेज, जिसमें बहुत तेज नहीं दिखाई देता हो, जो बहुत वीकनेस जैसा दिखता हो, या हम ये कहेंगे कि बीमार का हाथ है या बहुत सफेद हाथ दिख रहा है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसमें खून नहीं है, खून की कमी है। यस, खून की कमी है। जी। तो ऐसे खून की कमियों के बारे में एक भी बड़े बुजुर्ग उसका प्रेडिक्शन करते हैं ऐसे ही कि इसमें खून नहीं है या खून की कमियां हैं या कुछ कमजोरियां हैं या फिजिकल कुछ न कुछ डैमेजिंग प्रॉब्लम्स आपके हाथ के अंदर देखते हैं, वो सफेद हाथ में ज्यादा देखने मिलते हैं। सफेद हाथ जो है वो मानसिक और शारीरिक कमजोरियों का सूचन करता है। सही बात। जैसे सफेद हाथ ज्यादा दिखाई दिया तो वो मानसिक तौर पे व्यग्र रहता है, असंतोषी रहता है, मानसिक संतुष्टि नहीं रहती है, मानसिक चिंताएं ज्यादा करता है, डिप्रेस रहता है, बहुत घुल मिल के जीना कम पसंद करता है, एकदम अकेलापन महसूस करता है और थोड़ा सा रिजर्व हो जाता है उस परिस्थिति में। श्वेत हाथ है तो मानसिक और शारीरिक कमजोरियों का
सूचन करता है, यानी कि बीमार भी रहता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स है उसके लिए। तो श्वेत रंग के लिए हमको शास्त्रकारों ने मानसिक और शारीरिक कमजोरियों का सूचन बताया है। इसके बाद हम लेंगे पीला कलर, यानी कि सफेद, पीला और गुलाबी, ये 3 रंग की हम आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पीला रंग जो है हथौलिये की कमजोरियों का और संकल्प शक्ति का सूचन करता है, यानी कि संकल्प शक्ति भी कमजोर होती है पीले हाथ वाले। जी, पीले हाथ वाले की कमजोरियां, यानी कि पहले की जो कमजोरियां बताई वो तो है, इसके साथ साथ कमजोरियों का सूचन करते हुए संकल्प शक्ति का अभाव बताता है। यानी कि संकल्प शक्ति मतलब हम निश्चय शक्ति कहेंगे, जिसे हम निर्णायक शक्ति कहेंगे, जिसे हम कुछ कर गुजरने के लिए ठानने की बात करेंगे। जी जी जी। ऐसी परिस्थितियां जो है वो आपको संकल्प शक्ति का अभाव देखते हुए पीले रंग की हथेली में आपको दिखाई देती है। निर्णय नहीं ले सकता है, निर्णय नहीं ले सकता है। कुछ सटीक निर्णय लेने के लिए पीले हथेली वाले के आधार पे हम कुछ अच्छा निर्णय लेने जा सकते हैं, तो वो कमजोर पड़ेगा वहां पे। जी। तो यदि घर में हम देखते हैं कि 2 या 3 या 4 परिवार के साथ जन रहते हैं, तो जिसका भी हाथ में पीलापन ज्यादा है, उसके लिए संकल्प शक्ति का अभाव हो जाता है। तो किसी भी प्रकार का निर्णय लेना हो तो वहां पे वो कमजोर पड़ेगा। तो ऐसे परिस्थिति में हम आगे आएंगे गुलाबी रंग के हाथों की। उसको डिपेंडेंट कहा जाता है। हाँ, डिपेंडेंट कह सकते हैं, या फिर खुद का निर्णय खुद नहीं ले पाते हैं, और ले पाते हैं तो सटीक या ठीक ढंग से निर्णय नहीं ले पाएंगे, जिसके लिए कहीं ना कहीं आगे जाके बाधा हो सकती है, काम अच्छा नहीं होगा। जी, बाधाएं हो सकती है, अनेक प्रकार की तकलीफें आ सकती है। वो रोगिष्ट का भी सूचन करता है, यानी कि वो पीला हाथ जो है वो रोगी भी कहलाता है। अच्छा, हेल्थ प्रॉब्लम। यस, यानी कि हम देखो कभी-कभी हॉस्पिटल्स में किसी को मिलने जाते हैं, हाँ। तो देखा जाए कि डॉक्टर भी पहली बार जाते हैं तो हाथ देखते हैं, नाखून देखते हैं, आपकी आंखें देखते हैं, जबान भी देखते हैं। यस, तो ये सारी चीजों के साथ साथ हम यहाँ पामेस्ट्री की बात करेंगे, तो यहाँ पीले हाथ में इंसान के जिसके भी पीले हाथ है, जो पामेस्ट्री के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे वो रोगिष्टता का सूचन करता है, यानी कि किसी न किसी प्रकार का रोग उसको जरूर हुआ होता है या होने वाला होता है। क्योंकि शुरुआत और अंत ये हम रीड करते जाएं तो पता चलेगा। जैसे आगे मैंने बताया कि आप कुछ भी इवेंट आपको दिखाई दिया, आज के दिन में दिखाई दिया, तो आप दूसरे दिन उसकी फोटो निकाल लीजिए, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीने के बाद और एक फोटो निकालिए, फिर आपको कुछ इवेंट बन रहा है या कुछ बीमारियां आ रही है तो उसके बाद फिर से उसको सर्च कीजिए। तो ऐसे 2, 4, 5 बार उसको सर्च करते करते आपको पता चलेगा कि शुरुआत कहाँ हुई, अंत कहाँ हुआ, बिगड़ा हुआ है और बन गया कि नहीं, बनेगा कि नहीं, ये सारी चीजें आप उसके आधार पे देख सकते हैं। और तीसरा रंग जो है वो है गुलाबी रंग। गुलाबी रंग गुलाल का रंग भी कहते हैं, आनंद का रंग भी कहते हैं, संस्कृति का रंग है। गुलाबी रंग जो है वो खिलने वाला रंग है। जब किसी भी प्रकार की गुलाबी रंग की व्यवस्था हम देखेंगे तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसी तरह हस्तरेखा शास्त्र में भी गुलाबी रंग को काफी सारा प्राधान्य दिया गया है और उसे शुभ माना गया है। तो ये शुभता के साथ साथ आनंद और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के साथ जुड़ने वाली प्रवृत्ति करने वाले होते हैं। ऐसे जातक स्वस्थ होते हैं, आनंदी होते हैं और अनेक प्रकार की प्रगतिशील रचनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कुछ न कुछ करना, क्रिएटिविटी करना, या कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करने की आदत उनको होती है। और ऐसे परिस्थितियों में गुलाबी रंग हमारे शास्त्रों में श्रेष्ठ माना गया है। बिल्कुल। यहाँ पर तामसिक वृत्ति की बात करेंगे तो लाल रंग का, यस डेफिनेटली, जो यहाँ पे आपने देखा तो मैंने लाल रंग की डिजाइन भी की है, जो तामसिक देखा था। तो लाल रंग जो है, यदि हथेली में लाल रंग दिखाई देता है तो ये लाल रंग की मात्रा जो है वो इंसान के जीवन में, यहाँ हस्तरेखा के माध्यम से देखेंगे तो तामसिक वृत्ति का सूचन करता है। यानी कि यदि हथेली भी लाल है, जैसे हमने बताया कि जगह तो लाल है ही, यानी कि तामसिक वृत्ति बढ़ी हुई है और इसके ऊपर लाल हथेली भी है, तो जैसे हम सोने पे सुहागा कहेंगे वैसे यहाँ अभागा हो जाएगा, तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, यानी कि तामसिक वृत्ति बढ़ जाएगी। तो इंसान जनूनी होगा, खूनी होगा, कुछ न करने वाले कार्य कृत्य करने के लिए उनका माइंड उनको प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। तो ऐसी परिस्थितियों में यहाँ लाल रंग का जो है वो सूचन कहा गया है, तामसी वृत्ति के बारे में बताया है कि लाल रंग ऐसे जातक दूसरे पे वर्चस्व जमाने वाले, हिंसक वृत्ति, भड़काने वाला कहा जाता है। यस डेफिनेटली, इसे कहेंगे कि हिंसक भी होते हैं, भड़काने वाले विचारों के होते हैं, किसी को भी जल्दी से भड़का देना, ये तामसी वृत्ति। जैसे शास्त्रों में, ज्योतिष के शास्त्रों में मंगल की प्राधान्यता दी जाती है कि मंगल जहाँ होता है वहाँ उग्रता होती है, मंगल जहाँ होता है यहाँ गर्मी होती है, गुस्सा होता है, लाल रंग का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम ये देखेंगे कि धैर्य शक्ति का अभाव होता है। ऐसे जातक धैर्य शक्ति नहीं कर पाते हैं। किसी भी प्रकार का शांति से निर्णय लेना हो या शांतमय व्यवस्था को संभालना हो
तो ऐसे जातक ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम पारिवारिक शांति को और स्वस्थता जीवन के लिए ये लाल रंग हानिकारक होता है। अति सफेद और लाल हम 2 रंगों की पहले बात कर चुके, तो यानी अति सफेद रंग हो या लाल गहरा रंग लाल हो जी। तो ऐसे हाथ वाले जातक जो होते हैं वो पारिवारिक समस्याओं को खड़ा करने वाले होते हैं। कुछ न कुछ पारिवारिक समस्याएं, झगड़ा लड़ाई ये सब होने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जल्दी से उकसाते हैं, गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे शास्त्रकारों ने सिर्फ हमको गुलाबी रंग समाज के एवं परिवार के जीवन के लिए निखारने वाला माना गया है। यानी कि गुलाबी रंग जो है वो परिवार की व्यवस्था के साथ साथ इंसान के जीवन को भी निखारने वाला होता है। जी जी। यानी कि जैसे पहले ही बताया कि गुलाबी रंग खुशी का रंग है, होली का रंग सबसे पहला गुलाबी होता है। जी। गुलाल से पहले होली खेली जाती थी, आजकल तो सेंटिमेंटल कलरों से होली खेलते हैं। सिंथेटिक कलर से आ गए। हाँ, सिंथेटिक के साथ साथ अभी ये इको फ्रेंडली भी हो गया है सारा। जी जी जी। तो काफी सारी चीजें हैं जो रंग से जुड़ी हुई है। तो हमारा हस्तरेखा परीक्षण जो है वो काफी सारा गहरा अर्थ रखता है रंगों के साथ। तो काफी सारी जानकारियां रंगों के साथ भी हमको दिखाई देती है। यहाँ ठीक उसी प्रकार आपका मृदुता का प्रश्न था जी कि हाथ मृदु हो या रुक्ष हो जी तो जी। क्या परिस्थितियां हो सकती है। तो यहाँ जैसे हम बोलते हैं कि किसी की स्किन बहुत सॉफ्ट है या कोई हाथ अपने हाथ को मिलाता है या फॉरेन की पश्चिम अदा है हाथ मिलाने की बात करना है, या तो आपको ये महसूस होता है कि सामने वाले का हाथ कैसा है जी, रुक्ष है या सॉफ्ट है। जनरली सॉफ्ट हैंड वाले या मृदु त्वचा वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके स्वभाव भी मृदु होते हैं जी। वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, नरम दिल इंसान होते हैं, संवेदनशील होते हैं और प्रेम और संवेदनशीलता उनमें ज्यादा होती है। अच्छा। किसी भी चीज को महसूस करने की अच्छी कला होती है उनमें, किसी का दुख किसी का सुख अच्छी तरह महसूस कर पाते हैं। कठोरता कम रहती है, बहुत मृदुता रहती है। तो यहाँ त्वचा भी मृदु रही तो ऐसे जातक के सभी गुण मृदु होते हैं और वो सौम्यता के साथ साथ मृदुता को प्राप्त होते हैं जो ऐसे गुण वाले होते हैं। और इसके सामने हम कहेंगे कि रुक्षता वाले स्वभाव है। तो रुक्षता के जो स्किन है यानी कि मृदु के साथ रुक्ष त्वचा की बात करेंगे तो रुक्ष त्वचा वाले जो है वो त्वचा जैसे रुक्ष है, जैसे त्वचा रुक्ष है वैसे उनका स्वभाव प्रभाव प्रकृति और उनकी प्रेजेंटेशन या उनका जो व्यवहार है वो भी रुक्ष होता है, कठोर होता है। वो भी अग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। कठोरता के साथ साथ उनके भी जीवन के अंदर संवेदनशीलताएं कम होती है। जैसे संवेदनाएं प्रेम संवेदना जैसे मैंने बताया आगे कि रिलेशनशिप को बढ़ाना है, किसी भी प्रकार के व्यवहार संबंध को बढ़ाना है तो ये रुक्ष त्वचा वाले थोड़े दूर रहते हैं, वो जल्दी से भावुक नहीं हो पाते और ज्यादा निखारने वाला रंग बताया है। और त्वचा के बारे में जैसे बताया कि कम रुक्ष त्वचा जो है वो कठोरतम स्वभाव बताती है और मृदु त्वचा जो है वो मृदुता हो जाता है। और बहुत सारा जैसे किसी किसी को ऐसा भी होता है कि कुछ बड़ा कार्य करने जाना है तो उनको थोड़ा अपने आप पसीना आ जाता है और टेंस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो मृदुता भरा व्यवहार जो रहता है या नरमी ज्यादा होती है तो हृदय पे हर चीज को ले लेते हैं, अंदर से नरम होते हैं। तो संवेदना होना ये संभवता हो सकता है कि हाँ ये संवेदनशीलता को बढ़ाता है, उसको ज्यादा मात्रा में बढ़ाने के बाद नरमी से स्वभाव दिखाई देता है आपको, कैसा ज्यादा नरम होता है स्वभाव से। ज्यादातर हम देखेंगे तो पुरुषों के हाथ रुक्ष होते हैं और स्त्रियों के हाथ नरम होते हैं, यानी स्त्रियां मृदु होती है, स्वभाव में भी मृदु होती है और चमड़ी स्किन के ज्यादातर स्त्रियों के हाथ में देखी गई है और पुरुषों के हाथ में के मुकाबले होती है। तो वो है कि पुरुषों के त्वचा थोड़ी सी रुक्ष होती है और स्त्रियों की त्वचा मृदु होती है। तो ये कुल मिला के स्त्रियां और पुरुष दोनों को संसार चलाने के लिए एक मृदु भी चाहिए और रुक्ष भी चाहिए।
तो वैसे देखा जाए तो दोनों का मिलन भगवान की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि अगर एक स्त्री और एक पुरुष दोनों यदि एक कठोर है और एक नरम है तो ही संसार की गाड़ी बैलेंस रहेगा, ठीक ढंग से चलेगी, बैलेंस रहेगा। जी जी जी। मेरा अगला महिला विशेष प्रश्न है कि आजकल अनेक जगह महिला पर होते हुए अत्याचार, छेड़छाड़, हिंसक हमला इत्यादि को ध्यान में रखते हुए क्या मात्र दूर से ही हाथ की रचना देखते हुए जातक मृदु अथवा जड़ या हिंसक स्वभाव का है उसका अनुमान लगाया जा सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा प्रतिमा जी, क्योंकि क्या है किसी भी प्रकार की विद्या हमारे पास होती है तो कहीं ना कहीं हमको उपयोग में आती है जी। तो जैसे हम अभी हिंसक की बात करें, आपने बताया छेड़छाड़ की बात की, आपने हिंसा की बात की, किसी भी प्रकार की महिलाओं के ऊपर अत्याचार होना या तकलीफ होना, तो दूर से अगर महिलाओं को ये चीज का ज्ञान हो जाता है तो काफी सारी मदद हो जाती है इसमें जी। कि हम रोज बरोज के जीवन के अंदर बम्बई शहर में ही देखें तो काफी लोगों को रोज ही बाहर निकलना पड़ता है। तो जो स्त्रियां रोज अप डाउन करती है या रोज आने जाने में या काम करने में या नौकरी धंधे में या रोजगार में कहीं ना कहीं जुड़ने की वजह से घर के बाहर जाती है तो काफी सारे ऐसे तत्वों के साथ पाला पड़ जाता है, तो देखना पड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम ये देखना चाहेंगे कि दूर से ही कहीं ना कहीं आपको उसके लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उसके शारीरिक हाव भाव या उनकी छेड़छाड़ करने की सिस्टम या लगातार आपको देखने की आदत या बहुत बार कंघी करने की आदत होती है, जैसे आईने में देख के 10 बार कंघी करते हैं ना, इसी तरह गाड़ी कहीं पार्क करी होती है और वो आईने में देख के 10 बार कंघियां करते हुए आपको दिखाई देते हैं। कोई कोई नाखून काटते रहता है। जी हाँ, किसी किसी की आदत होती है कि अपने नाखून को चबाते हुए आपको दिखाई देते हैं कि बहुत बार नाखून चबाते हुए कोशिश दिखाई देते हैं। ऐसे जातक के हाथ में चंद्र, शुक्र और मंगल ये पहाड़ बहुत ज्यादा विकास पाए हुए दिखाई देते हैं जी। यानी कि चंद्र भी बड़ा हुआ होता है, मंगल भी बड़ा हुआ होता है और शुक्र भी बड़ा हुआ होता है, यानी कि उभरे हुए पहाड़ जो है, चंद्र के पहाड़, मंगल के पहाड़ और शुक्र के पहाड़, ये सारी परिस्थितियों के साथ ऐसा जातक आपको दिखाई देता है। तो हम दूर से ही देखेंगे तो शायद हाथ की व्यवस्था या प्रतिमा देखने मिल जाए तो आप ये पहाड़ को दूर से भी थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं जी, जी, जी। कि ये चीजें हो सकती है इन जातक के अंदर। और इसके अलावा गुनाहों की मानसिकता रखने वाले के हाथ को दूर से देखेंगे तो अंगूठा जो है वो गदा के आकार का होता है, यानी बड़ा फूला हुआ रहता है। जी हाँ, ये अंगूठा जो है वो गदा के आकार का, यानी कि पहला पर्व जो है वो मोटा होता है जी, बड़ा होता है और कुछ अलग लगता है। जैसे जनरल पब्लिक के हाथ में आप देखेंगे तो वो चीजें नहीं दिखती है जो ये स्पेशल केस में आपको दिखती है। तो यहाँ जो अंगूठा है वो बड़ा दिखता है जी। और अंगूठे का पहला पर्व ज्यादा बड़ा होने की वजह से ये ऐसी मानसिकता होती है उनकी कि गुनाह की तरफ उनकी मानसिकता ज्यादा बढ़ती है, यानी किसी भी प्रकार का गुनाह करना हो तो ऐसा जातक तत्पर हो जाता है, सोच विचार के काम नहीं करेगा, बस करना है, किसी ने बोल दिया तो मैंने कर दिया। तो ये परिस्थिति होती है कि यहाँ गुनाह करने के लिए जो परिस्थिति है वो हाथ में दिखाई देती है। तो जैसे अपना प्रश्न था कि दूर से हम क्या पहचान सकते हैं, तो बाकी कुछ नहीं जानते हुए सिर्फ अंगूठा भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आदमी सही है या नहीं जी, उससे दूर रहना है कि पास में रखना है जी। तो यहाँ जहां पर दूर से हम उनको देखने के बाद अंगूठे की व्यवस्था को देखते हुए हम निश्चय कर सकते हैं कि इंसान सात्विक प्रकृति का है या तामसिक प्रकृति का है। तो यहाँ पे तामस की व्यवस्था आपको ज्यादा दिखाई देगी। तो जैसे दूर से पान देखेंगे तो तामसिक विभाग को भी देख सकते हैं। पहाड़ों को जैसे मैंने बताया आपको शुक्र, चंद्र और मंगल का पहाड़ भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ अंगूठे का भी परीक्षण करने के बाद दूर से ही अनुमान लगा सकते हैं कि हम इस जातक से कितना दूर रह सकते हैं और ऐसे जातक से कैसे दूर रहा जाए जी। तो ये पहले ही ज्ञात हो जाता है। और मैंने ऐसे सुना है रीटा बहन कि नाखून भी उनके विकृत रहते हैं जी, यही बात है कि उनके नाखून यानी कि हाथ के नाखून भी विकृत रहते हैं और कभी कभी ऐसे जातक के पैरों के नाखून, पैरों की उंगलियां, उनके प्रभाव वो भी आपको विकृत दिखाई देते हैं। जैसे पैर सीधा जाता है, हमारे पैर के नाखून सीधे या पैर भी सीधा रहता है, अंगूठा भी सीधा रहता है, ऐसे जातक का अंगूठा टेढ़ा होता है, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है और ऐसे जातक के नाखून जो है वो कहीं एक साइड से बड़े हुए रहते हैं, कहीं एक लंबाई में बड़ा होता है तो कोई गहराई में बड़ा होता है। तो अलग अलग प्रकार की प्रकृतियों के साथ ऐसा जातक आपको
दिखाई देता है। और ऐसे जातक का क्रोध ज्यादा होता है जी। ऐसे जातक अपने क्रोध पे संयम नहीं पा सकते और किसी भी प्रकार का गुनाह करने से बाज नहीं आते। ये कहीं ना कहीं ऐसी प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं जहाँ गुनाह की व्यवस्था हो और गुनाह के अंदर वो अपने आप को शामिल कर लेते हैं। तो ऐसे जातक गुनाह करने पर स्वार्थ भरा लगता है डेफिनेटली, क्योंकि क्या है, जहाँ गुनाह की बात आएगी वहां सेल्फिशनेस तो आएगा ही, क्योंकि हर इंसान जब गुनाह करता है तो गुनाह करने की वजह होती है अपना स्वार्थ। जी। यहाँ कुछ न कुछ अपना स्वार्थ साधने के लिए ही ऐसा जातक गुनाह की ओर बढ़ता है, प्रवृत्त रहता है। जी जी, गुनाह की ओर बढ़ता है और इसी तरह कहीं ना कहीं वो छोटे मोटे गुनाह करता है और फिर ये गुनाह जब अंगूठा बड़ा हो जाए तो वो गुनों की ओर ज्यादा बढ़ता है और गुनाह ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो ऐसा जातक कहीं खून खार या जैसे हम आतंकवादी देखते हैं, ऐसी परिस्थितियों में अपने को देखने मिलता है। और लचीलापन कम होता है ऐसे सुना है मैंने। लचीलापन कम होता है, सॉफ्टनेस कम होती है। जैसे मृदुता की बात करें, चमड़ी की मृदुता की बात करेंगे, स्किन की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें उनमें कमी दिखाई देती है। हाथ भी अकड़ होता है, अंगूठा भी अकड़ होता है, मुड़ने वाला अंगूठा नहीं होता है, नरम अंगूठा नहीं मैं पूछना चाहती हूँ, लचीलापन कम रहता है, बहुत कम रहता है। ऐसे जातकों के लचीलापन कम होने की वजह से ही रुक्षता ज्यादा बढ़ती है, क्रोध ज्यादा बढ़ता है और उनकी मानसिकता में कहीं ना कहीं गुनाह करने की शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे जातक को हम दूर से ही परख के काफी सारा अपने आप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, किसी को भी हेल्प कर सकते हैं और खुद को भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम दूर से ही देख के बता सकते हैं कि हम कैसे बचे, जीवन के अंदर कहीं कुछ समस्या आई तो कैसे उससे बचना है। तो हस्तरेखा एक माध्यम है जहाँ हम कुछ न लेते हुए, यहाँ बर्थ डेट भी नहीं ली है, तारीख भी नहीं ली है, टाइम भी नहीं लिया है, फिर भी हम उनको जानने की कोशिश कर सकते हैं और इसमें हम सटीक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं यदि इसको बार बार दोहराया जाए, बार बार पढ़ा जाए। और हमारे वर्गों में काफी सारी ये चीजें हम सिखाते हैं कि कैसे हम दूर से भी किसी को परखे तो कैसे हम उसको जज कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें जो है वो वर्गों के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम सिखाते हैं और काफी लोग इसका लाभ भी लेते हैं, काफी सारी महिलाएं भी इसका लाभ लेती हैं। ऐसे लोग त्राटक नजर से देखते हैं, ऐसा सुना है मैंने। नहीं, ऐसा लेडीज के ऊपर ऐसे टकटकी लगा के त्राटक नजर से देखो, त्राटक नजर से आपने बताया जैसे देखने वाली बात है, तो ये त्राटक नजर से देखने की जो इशारा है वो स्त्रियों के सिक्स सेंस से उनको पता चलता है। यानी कि स्त्रियों में भगवान ने तीसरा नेत्र दिया है, हाँ। तीसरा नेत्र दिया है कि यहाँ पे हम दूर से ही कहीं किसी की नजर भी फिर गई तो स्त्रियों को जल्दी मालूम पड़ जाता है। सिक्स सेंस भगवान ने दी हुई सिक्स सेंस जो है वो स्त्रियों के पास है। तो वो स्त्रियां कहीं ना कहीं दूर से भी समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और हमारे कुछ व्यवस्था में कहीं ना कहीं हमसे दृष्टि दोष हो रहा है, तो उसको सावधान करने में आसानी हो जाती है। जी। और नाखून भी विकृत रहते हैं। हाँ, ऐसे जातकों के नाखून जैसे मैंने बताया कि आधे टूटे फूटे हुए रहते हैं या टेढ़े मेढ़े रहते हैं या विकृत प्रकृति के नाखून होते हैं, जिसे हम दूर से ही देखेंगे तो हम बरड़ दिखते हैं, बरड़ एकदम। हाँ, बरड़ का आपका मतलब ये है कि रुक्ष दिखते हैं, बहुत ज्यादा कड़क होते हैं, मोटे होते हैं, कड़क होते हैं, रुक्ष होते हैं और टेढ़े मेढ़े भी होते हैं और ऐसा लगे कि जैसे किसी को एक नजर में देखा जाए तो पसंद और नापसंद की हम किसी को हम एक नजर में देखते हैं तो हाथ पैर या कुछ व्यवस्थाओं के साथ हम अगर देखना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि एक नजर में पसंद आ गया और ये रुक्ष हाथ वाले या विकृत हाथ वाले लोग जो है वो हमको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ खामियां खूबियां दिख रही है और उससे दूर रहे। यस, तो वहां पे अपनी मानसिकता भी हमको ये जवाब देती है कि यहाँ रुक्षता है, यहाँ विकृति है, यहाँ अलग अलग प्रकार की व्यवस्था दिख रही है जो एक कॉमन मैन में आपको नहीं दिखेगी और उससे दूरी बनाए रख सकते हैं। जी 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 जी। मेरा अगला प्रश्न ये है कि यदि कोई फरियाद करे कि मेरे अपनों द्वारा अथवा समाज में उचित मान सम्मान नहीं मिलता है तो उनके हाथों में ऐसे क्या खूबियां या खामियां देखी जाती है। वेरी गुड, ये समाज का बहुत ही चलता हुआ प्रश्न है कि सभी लोगों को मेहनत करनी है, काम करनी है और विद्वत्ता भी प्राप्त करनी है, उसके साथ यश कीर्ति मान सम्मान भी प्राप्त करना है। तो सारे क्षेत्र में सारे लोगों को ये चीजें चाहिए होती है लेकिन नहीं मिलता है। हाँ, तो यहाँ कैसे हम समझे, यहाँ पामिस्ट्री के माध्यम से हम देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि मान सम्मान का कारक
ज्योतिष शास्त्र में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों ही परिस्थितियों में गुरु को यानी कि बृहस्पति को प्राधान्य दिया गया है। ये बृहस्पति जो है वो जितना उभरा हुआ होगा आपके पाम में, उतनी ही आपकी ज्ञानवर्धक व्यवस्था बढ़ेगी, आपका ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, आपके पास जानकारियां बढ़ेगी। गुरु ज्ञान का कारक है। जी डेफिनेटली, क्योंकि आप भी बहुत सारा ज्ञान आपके पास भी है, आप भी ज्योतिष और हस्तरेखा को काफी सारा जानते हैं। तो यहाँ पे हस्तरेखा में गुरु का पर्वत यानी कि गुरु का पहाड़ जो फर्स्ट, ये जो हिस्सा है, ये जो मैंने ड्राइंग किया हुआ है, ये जो गुरु का पर्वत है जो बड़ा हुआ है, ये यदि बड़ा हुआ होगा तो यहाँ पे ज्ञान की मात्रा बढ़ेगी, और ज्ञान की मात्रा बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जिसके पास ज्ञान होगा उसके पास सम्मान होगा। जी, यानी कि ज्ञान का ही सम्मान है। जी जी जी, किसी इंसान पर्टिकुलर का सम्मान नहीं होता है, पर ज्ञान का सम्मान होता है। यहाँ पे सम्मान जो है वो हम हाथ में देखेंगे तो कहाँ से आएगा, जैसे आपका प्रश्न था कि किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी अपने लिए कुछ मान सम्मान की प्राप्ति का भाव हो तो वो कहाँ से देखेंगे। तो यहाँ ये जुपिटर का पहाड़ है, गुरु का पहाड़ है, ये यदि उभरा हुआ होता है और उंगलियां लंबी होती है मात्रा में, तो ये ऐसा जातक जो है वो ज्ञानवर्धक जातक होता है, उसके पास ज्ञान की बहुत बड़ा भंडार होता है। तो ऐसे जातक को मान सम्मान मिलना सहज होता है। तो गुरु का पहाड़ बहुत महत्व रखता है। जी डेफिनेटली, आपके हिसाब से? जी डेफिनेटली प्रतिमा बेन, गुरु का पहाड़ हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व रखता है, क्योंकि गुरु से काफी सारी चीजें जुड़ी हुई है। जैसे हस्तरेखा को देखेंगे तो जैसे शारीरिक व्यवस्था को साथ में रखते हुए, रोग को साथ में रखते हुए, मान सम्मान को, धन को, प्रतिष्ठा को साथ में रखते हुए गुरु का पहाड़ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे ज्योतिष शास्त्र में भी हम गुरु को महानता देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कल की ही बात है कि गुरु और शनि का अच्छा संयोग था, जो 400 वर्ष पहले या 800 वर्ष पहले या बहुत सालों के बाद ये दिखाई दिया और बहुत अच्छे से दर्शन, अभी 800 साल के बाद दिखने में लगा। जी हाँ, यानी कि ये बड़ा लंबा जो व्यवस्था है, जो गुरु शनि की व्यवस्था है, उसके आधार पर यहाँ गुरु का जो प्रभाव है, यहाँ हम देखेंगे हस्तरेखा शास्त्र में गुरु का प्राधान्य ज्यादा है। तो यहाँ गुरु का बल ज्यादा होगा तो ज्ञान ज्यादा होगा, और ज्ञान ज्यादा होने पर और उंगलियां लंबी होगी तो यहाँ पे उस ज्ञान के साथ उसका आदर और सम्मान भी इतना ही होगा। और ये आदर सम्मान के साथ साथ गुरु पर्वत यदि संप्रमाण उठा हुआ हो तो कीर्ति भी साथ में मिलेगी, और यहाँ कीर्ति के साथ साथ सूर्य रेखा को हम जोड़ेंगे, जैसे यश मान सम्मान कीर्ति प्रतिष्ठा का कारक है सूर्य। तो गुरु के साथ यहाँ सूर्य भी जुड़ जाएगा, सूर्य रेखा भी गुरु के साथ सूर्य भी जुड़ जाएगा। यहाँ सूर्य रेखा जो है वो अपने यहाँ से लेके सूर्य के पहाड़ तक जाती है। जी जी, तो यहाँ आपको देखने मिलेगी, ये जो है वो सूर्य रेखा है जी। तो ये सूर्य रेखा जो है जैसे गुरु के पहाड़ से यहाँ से निकलते हुए सूर्य रेखा यहाँ जाती है, परंतु ये इनमें से कुछ एक रेखाएं निकल के गुरु के पहाड़ को मिल रही हो, जोड़ रही हो, और ये रेखा के साथ गुरु का पहाड़ भी उभरा हुआ हो, ऐसी परिस्थितियों में आपको ये दिखाई देता है यश मान सम्मान, यश कीर्ति मान सम्मान के साथ है। जी हाँ, यानी कि ज्ञान के साथ सम्मान और सम्मान के साथ यश और कीर्ति, ये सारी चीजें उसके साथ प्राप्त हो सकती है। और यदि ये पहाड़ कमजोर है, यानी कि दबा हुआ है, बहुत अच्छे नहीं उभरा हुआ है, या किसी भी गुरु के पहाड़ की जो अच्छाइयां है वो नहीं दिख रही है, जैसे उसके ऊपर काला बिंदु है, या किसी भी प्रकार की जाली का निशानी है, या किसी भी प्रकार के अशुभ बिंदुओं का छेदन है, तो वहां पे ऐसी परिस्थिति में आपको ये दिखाई देगा कि उसके प्रभाव में कमजोरी दिखाई देगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा। यस, मान सम्मान नहीं मिल सकता है, अपमानित होना पड़ सकता है, या फिर बहुत मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद उसका मान सम्मान प्राप्त होता है। याद शक्ति भी मंद हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, तो यहाँ पे ज्ञान जहाँ बढ़ाने की बात होगी तो गुरु का पहाड़ मजबूत होगा तो ज्ञान ज्यादा बढ़ेगा, और मंद होगा तो दबा है तो विकृतियां आएगी, मानसिक में भी, यहाँ याद शक्ति में भी उसका असर आपको देखने मिलेगा। जी जी, सफलता प्राप्त करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, बहुत मशक्कत के बाद, बहुत मेहनत के बाद ऐसे लोगों की याद शक्तियां भी कमजोर हो जाती है, बार बार किसी चीज को याद करना पड़ता है। जैसे बड़े बुजुर्ग भी कभी कभी देखते हैं, आजकल के तो बच्चे भी बोलते हैं कि हमको याद नहीं रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि याद शक्ति कम होने के लिए काफी सारे
डिजिटलाइज व्यवस्थाएं बढ़ गई है, इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत ध्यान बेध्यान हो जाता है। परंतु ये मुख्य पहाड़ों का प्रभाव जो है वो आपको वहां में भी कहीं ना कहीं देखने मिलेगा कि उसकी कमजोरी की वजह से वो ज्यादा दबा हुआ पहाड़। जी हाँ, गुरु का पहाड़ दबा हुआ होता है, उभरा हुआ नहीं होता है और ठीक व्यवस्था में वो दिखाई नहीं देता है, जिसे हम कहेंगे कि गुरु का पहाड़ अच्छा दिख रहा है या बड़ा हुआ दिख रहा है या जी उभरा हुआ दिख रहा है, जो परिणाम देने लायक हो। जी 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 ऐसी परिस्थितियों में आपको नहीं दिखाई देगा, तब हम कहेंगे कि वो दबा हुआ गुरु का पर्वत जो है वो आपको कहीं ना कहीं अपमानित करने के लिए या मान सम्मान में कमी लाने के लिए और संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है, संघर्ष कराएगा। जी रीटा बहन, मेरा अगला प्रश्न ये है कि आरोग्य विषयक प्रश्न है ये, मंद पाचन शक्ति रखने वालों में क्या यही स्थितियां जवाबदार है? वाह प्रतिमा बहन, क्या प्रश्न लेके आए हो। कहीं ना कहीं से आप ये प्रश्न का उत्तर है कि देखो, हम हाथ की रेखाओं से पहले हमने देखा कि लेफ्ट या राइट हैंड देखना चाहिए, फिर हमने देखा कि स्त्रियों का और पुरुषों का हाथ कैसे देखें। अब ये देखते हैं कि हेल्थ में प्रॉब्लम हो तो क्या, यानी कि केमिस्ट्री में कितना सारा जानकारी है, गहनता है, कितनी सारी गहनता है कि जिंदगी के सारे प्रश्नों के जवाब निकल सकता है, केमिस्ट्री के माध्यम से निकाल सकते हैं। यहाँ आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। पाचन शक्ति को मंद करने वाला जो है वो गुरु होता है, यानी कि यहाँ शारीरिक क्षमता को हम जब देखते हैं तो शरीर के रोग के साथ, पीड़ा के साथ, आदि व्याधि के साथ देखते हैं, तो गुरु के ऊपर भी हम अच्छा निर्णय ले सकते हैं कि यहाँ जब गुरु पहाड़, जैसे आगे बताया कि कमजोर होगा, तो यदि गुरु पहाड़ कमजोर है तो ऐसी परिस्थितियों में पाचन शक्ति को मंद होना, यानी कि दबा हुआ गुरु का पहाड़ अपनी पाचन शक्ति को मंद करता है, ये यकृत की कार्य प्रणाली को भी मंद बनाता है जी, और साथ साथ में चर्बी बढ़ाता है, यानी कि शारीरिक क्षमता में हम मेद का प्रभाव बढ़ना, ऐसे बोलते हैं, जो मोटापा बढ़ता है, मेद बढ़ता है, या उस परिस्थिति में शरीर को जो पाचन शक्ति है, पाचन तंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं, उसको मंद बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं छोटी उंगली, यानी मेन जो तर्जनी उंगली होती है वो भी छोटी होती है इसके साथ साथ, यानी कि गुरु का पहाड़ भी दबा हुआ है, गुरु के पहाड़ पे कुछ न कुछ अशुभ चिन्ह भी है, इसके साथ में तर्जनी भी छोटी है, तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं पेट से संबंधित, पाचन तंत्र के संबंध में जरूर उसको कुछ न कुछ परेशानियां देता है। जी। तो ये हम बिना डॉक्टर के पास गए भी हम जान सकते हैं कि हमारे शारीरिक परिस्थितियों में क्या बदलाव आ सकता है। बहुत अच्छी बात बताई रीटा बहन। मेरा अगला प्रश्न ये है कि यदि कोई जातक, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जो एकांत में और निरस्ता रखते हैं अपने विचारों में, ऐसे जातक के हाथों में क्या देखने को विशेष मिलता है? देखो, निरस्ता और शांति की बात करेंगे तो ज्योतिष शास्त्र में हम ये कहते हैं कि शनि प्रधान व्यक्ति जो होते हैं वो ज्यादातर शांति को पसंद करते हैं, एकांत को पसंद करते हैं, निरस्ता को पसंद करते हैं। शनि प्रधान जो जीव होता है वो कहीं ना कहीं बहुत क्राउड में जाना या बहुत सारी घुल मिल के कुछ करना हो तो वो एक साइड करते हैं कि नहीं, हाँ, वो अलग सी व्यवस्था के साथ रहते हैं। ऐसे जातक का विचार जो है वो सेपरेशन वाला होता है, जैसे अकेलापन ज्यादा दूर रहना है, हाँ, दूर रहना है, नहीं मिक्स नहीं होते, जल्दी से आगे नहीं आते हैं। किसी भी प्रकृति, किसी भी व्यवस्था में हम उन्हें अगर कुछ प्रेजेंट करना हो या उनको लाना हो तो बहुत बार उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बार बोलना, वो आते हैं, चलो आगे आओ, यस। तो वहां पे उनको बार बार बोलना पड़ता है और उनको भाग लेने के लिए उनकी प्रेरित करना पड़ता है। इनको पार्टियां पसंद नहीं है, क्राउड पसंद नहीं है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं सादगी और एकांत भरा जीवन पसंद करते हैं, यानी कि ऐसे जातक को एकांत हो, सादगी हो, शांतमय जीवन जीना चाहते हैं, हल्ला गुल्ला नहीं पसंद आता है, हल्ले गुल्ले में, मस्ती तूफान में वो कम रहते हैं। ऐसे जातक को हंसाना मुश्किल है जी, ऐसे जातक हंस नहीं पाते हैं, बहुत अच्छी तरह हंसना हो तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा करने के बाद भी थोड़ा सा स्माइल दे सकते हैं, वो भी मुश्किल होता है। तो ऐसे जातक को हम शांत प्रकृति के या शनि के प्रधान जातक कहते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में उनको शनि के प्रधान जातकों के गुणों में हम देखते हैं। तो हाथ में शनि का पर्वत ही देखना पड़ेगा इसके लिए? जी हाँ, इसके साथ शनि का पर्वत देखेंगे, क्योंकि जैसे हम गुरु की बात करेंगे तो गुरु का देखा, इसी तरह यहाँ शनि की प्राधान्य की बात करेंगे तो शनि का पर्वत जो है वो उभरा हुआ रहता है और शनि की उंगली भी लंबी होती है जी। तो ऐसी परिस्थिति में
ये आपको शांतमय जीवन जीने के और एकांतमय जीवन जीने के सादगी भरे व्यवस्था के साथ दिखाई देने वाले इंसान होते हैं। तो ऐसे जातकों में हम शनि की उंगलियां भी बड़ी देखेंगे, शनि का पहाड़ भी बड़ा देखेंगे, और शनि स्वच्छ व्यवस्था में होगा, वहां पे कोई न बिंदु होगा, न तिल होगा, न काला दाग होगा, न किसी प्रकार की अशुभ रेखाएं होगी। ऐसी परिस्थितियों में वो ज्यादा शनि प्रबल होने पर ऐसा जातक एकांत में जीवन जीना ज्यादा और सादगी भरा जीवन जीना ज्यादा पसंद करता है। मेरा अगला प्रश्न महिला विषय भी है। आज जैसे कि आजकल बेटियां अधिकतर पढ़ाई करती है और उच्चतर शिक्षण भी प्राप्त करती है, लेकिन उनके उसके साथ वो विद्या विवेक भी छोड़ देती है और स्वतंत्रता की मर्यादाएं भी छोड़कर स्वच्छंदता मनमानी कर लेती है। तो ऐसे हाथ वाले जातकों को क्या विशेषता होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रतिमा जी, क्योंकि बेटियां आजकल पढ़ती तो बहुत ही है, लेकिन पढ़ने के साथ हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के साथ जुड़ना भी जरूरी है, जो हमको कहीं कहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखता है, लेकिन नहीं जुड़ती है। हाँ, तो नहीं जुड़ने के लिए यहाँ पे हम ये देखेंगे कि संस्कृति और सभ्यता की जहां तक बात करेंगे, यहाँ हस्तरेखा परीक्षण में कहीं ना कहीं हाथों की रेखा उसको बहुत गहरा संबंध है उसके साथ जी। तो जैसे हम बताएं कि स्वच्छंदी लोगों का और रूढ़िवादी लोगों का हाथ देखा जाए, तो हमको अलग अलग व्यवस्थाएं देखने मिलती है। जैसे कि इस हाथ में दिखाई दिया है, यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ ये हाथ में आपको रेखाएं दिख रही है। ये रेखाएं, ये जीवन रेखा है, ये मस्तक रेखा और ये हृदय रेखा है। ये रेखाओं में यहाँ अंतर दिखाई दे रहा है जी। ये अंतर जो है, किसी किसी के हाथों में ये अंतर बिल्कुल नहीं रहता है, जॉइंट रहती है। ये यहाँ से शुरू होते हुए जॉइंट होते हुए आधे तक जाने के बाद छूटती है। अच्छा। किसी की शुरुआत में ही जॉइंट होने के बाद छूट जाती है, और किसी की इस प्रकार से मुक्त रेखाएं दिखती है, जो अलग अलग जगह छोड़ के यहाँ पे डिस्टेंस बनाते हुए रेखाएं निकलती है। तो जन्म की जो रेखाएं ऐसी परिस्थितियों में आपके सामने आती है, तो ऐसी रेखाओं में यदि अंतर लघुतम हो, यानी कि ये दो रेखाओं का अंतर बहुत लघुतम हो, बहुत नजदीक हो और जुड़ी हुई हो जी, तो ऐसा जातक रूढ़िवादी होता है, अपने मूल्यों को साथ में लेके चलता है और अपनी मनमानी न करते हुए समाज की सभ्यताओं को साथ में लेके चलने वाला इंसान होता है। जी जी, जो यहाँ पे जुड़े हुए रेखाओं के माध्यम से हम जान सकते हैं। और यहाँ पे यदि ये अंतर ज्यादा बड़ा हुआ तो ऐसा जातक स्वच्छंदी होता है, अपनी मनमानी करने वाला होता है, समाज की मर्यादाओं को ध्यान में न रखते हुए अपनी मन के हिसाब से ही चलने वाला होता है, और किसी की प्रकार की बंधन या बाधा या किसी भी प्रकार का जोर इस पे चलता नहीं है। वो अपने इच्छा के बल पे, अपनी इच्छाओं के अनुसार ही अपना जीवन जीता है। अपनी विचारधाराओं के अधीन होके वो अपना जीवन चलाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार की प्रकृति में यदि गुरु का पहाड़ बढ़ जाए, यानी कि स्वच्छंदी रेखाएं हैं जहाँ पे अंतर लघुतम नहीं है, बड़ा हुआ अंतर है, ज्यादा अंतर है, हाँ, यानी कि छोटी रेखाएं हैं, जो जगह ज्यादा बना रही है रेखा, जो नजदीक नहीं है, जो जीवन रेखा और मस्तक रेखा जो है वो जुड़ी हुई नहीं है, खुली हुई है। तो ऐसी रेखाओं में स्वच्छंदीपना ज्यादा होने के साथ साथ गुरु का पहाड़ यदि ऐसे हाथ में बढ़ जाए, तो ऐसे जातक को स्वच्छंदी होने के साथ साथ किसी भी प्रकार का रोक टोक या किसी का कहा हुआ सुनना और उसको फॉलो करना, ये इनके लिए असंभव हो जाता है। ये सुन तो लेते हैं लेकिन करते अपने मन। तो ऐसे स्वच्छंदी लोग के पहरवेश में या वेशभूषा में या अनेक व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं समाज के लिए वो चर्चा के पात्र बनते हैं। जी जी जी। तो ये हम देख सकते हैं कि अपना बच्चा यदि अपनी मनमानी कर रहा है या हमको सुन नहीं रहा है या किसी भी प्रकार की हमारी मर्यादाएं, रूढ़ी रिवाज या किसी भी प्रकार की मौलिकता को ध्यान में रखते हुए उनको हम सलाह देते हैं, तब हमारे बच्चे भी या हमारे परिवार के सदस्य हो या आसपास के पड़ोस के लोग हो जो हमसे विपरीत व्यवस्थाएं देखते हैं कि हमारे साथ अपोज करते हैं या किसी भी प्रकार का स्वच्छंदीपना दिखाते हैं, ऐसे परिवार, ऐसी परिस्थितियों में हम ये देखते हैं कि यहाँ रेखाएं छुटी हुई रहती है, यानी कि जितना अंतर बड़ा होगा इतना स्वच्छंदीपना बढ़ जाएगा
और जितना अंतर छोटा होगा उतनी स्वच्छंदीपना कम और रूढ़िवाद ज्यादा होगा। यहाँ पे मूल्यों को साथ में लेते हुए, अपनी संस्कृति को साथ में लेते हुए यदि नजदीक है रेखाएं तो हम उसे कह सकते हैं। तो ये चीजें हम काफी सारी जगह पे इसको उपयोग कर सकते हैं। जहाँ बच्चों की शादी करनी हो, बच्चों को एजुकेशन देना हो, बच्चे अपने पास रहेंगे या बाहर रहेंगे, बच्चे शादी करके साथ में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, या बच्चों के साथ के जो संबंध है अपने साथ या परिवार के साथ कैसे रहेंगे, वो सारी चीजों का ज्ञान भी आपको इस रेखाओं के आधार पे हाथ में विभिन्न रेखाओं का कैसे विचार करें? विभिन्न रेखाओं के बारे में बात करेंगे तो देखो, हाथ की रेखाएं काफी सारी अलग अलग प्रकार की रेखाएं हैं और रेखाओं के माध्यम से हम अलग अलग व्यवस्थाओं को देखेंगे। पहले मेन रेखाओं के बारे में आप बताएंगे। हाँ देखो, पहले जो रेखाएं हैं, जो है वो पहले मुख्य रेखाएं जो है, प्रमुख रेखाएं, शास्त्रकारों ने रेखाओं के विभाजन किए हैं दो प्रकार से। पहले है प्रमुख रेखाएं और दूसरी है गौण रेखाएं। यानी प्रमुख रेखाएं मुख्य रेखाएं होती है, मुख्य रेखाएं 3 रेखाएं होती है। जैसे आपको भी पता है कि हर इंसान के जन्मते समय हम छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में देखेंगे तो आपको 3 रेखाएं जरूर दिखेंगी, जिसे हम कह सकते हैं कि ये मस्तक रेखा है, ये हृदय रेखा है और ये जीवन रेखा है। तो ये तीनों रेखाएं जो है वो आपको दिख रही है यहाँ पे, इसे हम जीवन रेखा कहेंगे, ये मस्तक रेखा कहेंगे और ये है हृदय रेखा है। तो ये तीनों रेखाएं, इसे हम प्रमुख रेखाएं कहेंगे। प्रमुख रेखाओं का मतलब होता है कि ये अनुवांशिक रूप से हमारे साथ आई हुई है, यानी कि हमारे कर्मों के आधार पे हमारे साथ ही जन्म के साथ ही आई है। यस, तो यहाँ पे प्रमुख रेखाएं मुख्य 3 होती है और गौण रेखाएं अनेक होती है। जैसे अनेकों में गौण रेखाओं की बात करेंगे तो यहाँ सूर्य रेखा होगी, विवाह की रेखा होगी, संतान की रेखा होगी, भाग्य रेखा होगी, धन की रेखा होगी और प्रतिष्ठा की रेखा, सूर्य की रेखा, ये सारी गौण रेखाएं हैं, अनेकों रेखाएं हैं गौण रेखाएं। तो ये गौण रेखाएं जो है वो हमेशा हाथ में होना जरूरी नहीं होता है जी, सबके हाथ में। हाँ, यानी कि सबके हाथ में वो गौण रेखाएं हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ गौण रेखाओं का प्रभाव हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब समय बदलता है या परिस्थिति बदलती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब जब इवेंट बदलते हैं लाइफ के, तो वहाँ गौण रेखाओं का चेंजेस होना दिखाई देता है, उद्गम होता है। यस, तो यहाँ पे हम गौण रेखाओं को हमेशा सबके हाथ में नहीं देख पाते हैं, परंतु ये मुख्य 3 रेखाएं जो है वो सबके हाथ में दिखती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ हाथों में मुख्य रेखाएं 2 भी होती है। मैंने ऐसे काफी सारे केस देखे हैं। मैंने भी देखा है दो रेखाओं वाले। कैसे देखे हैं? कैसे देखा रेखा 2? कौन सी 2 रेखाएं होती है? जीवन रेखा और भाग्य रेखा। जीवन रेखा और भाग्य रेखा नहीं, यानी कि 2 रेखाएं हम मुख्य रेखाओं में जो देखेंगे, इसमें कौन सी रेखाएं 2 आएगी? एक तो है जीवन रेखा और दूसरी है मस्तक रेखा। यानी कि यहाँ हृदय रेखा और मस्तक रेखा अपने में मर्ज हो गई है। ये मस्तक रेखा और हृदय रेखा अपने में मर्ज हो गई है और उस मर्ज परिस्थिति में कहीं ना कहीं 2 रेखाएं जुड़ी हुई होती है, परंतु 2 रेखाएं तो होती है जो अनुवांशिक तौर पे हमारे साथ में आती है, वो रेयर केस में दिखने मिलता है, सभी केस में नहीं दिखने मिलता, क्योंकि 98% लोगों के हाथ में 3 रेखाएं होती है। ये मुख्य रेखाएं, प्रमुख रेखाएं। और जो 3 रेखाओं के अलावा जो रेखाएं मैंने बताई वो गौण रेखाएं हैं, जो संतान की रेखाएं हैं, विवाह की रेखाएं, सूर्य की रेखाएं, भाग्य की रेखाएं, वो गौण रेखाएं, वो इवेंट पे दिखाई देती है, या कभी कभी किसी के हाथ में नहीं भी दिखाई दे तो भी इस वस्तु का, इस परिस्थिति का प्रभाव जो है वो फल देने के लिए पहाड़ जिम्मेदार होते हैं। यानी कि रेखाएं सिर्फ मार्ग सूचन करती है जी, रेखाओं के आधार पे मार्ग का प्रवाह सूचन होता है और इसका एक्चुअल परिणाम जो है वो ग्रहों के पहाड़ देते हैं। तो यहाँ हम गौण रेखाओं के बारे में बात करेंगे तो प्रभाव क्या होगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी को यात्रा प्रवास करना है तो चंद्र का पहाड़ कितना मजबूत है और उसके ऊपर कितनी रेखाएं हैं, उसके आधार पर हम यात्रा प्रवास के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पहाड़ों का भी महत्व ज्यादा है, गौण रेखाओं का बाद में है, इसके पहले पहाड़ों का महत्व है। फल देने का काम जो है वो पहाड़ों का है, तो फल पहाड़ देंगे, तो पहाड़ों के माध्यम से हम उनका फल प्राप्ति का अनुमान लगा सकते हैं और उसके आधार पे हम हस्तरेखा परीक्षण कर सकते हैं।
वर्गों में हमारे यहाँ विस्तार से रेखाओं के बल के बारे में और पर्वतों के बारे में विस्तार से जानकारियां दी जाती हैं और काफी सारे लोग इसका लाभ भी लेते हैं। हर साल काफी सारे स्टूडेंट इसका लाभ लेते हैं और अच्छी तरह सीख के जाते हैं। अपने घर में भी परिवार के सदस्यों की भी हस्तरेखाएं देखते हैं, फिर क्लास में आते हैं और फिर बोलते हैं मैडम ये है वो है। तो देखने का जरिया और सीखने का जो उत्साह है वो भी बढ़ता है और कहीं ना कहीं जानकारी आपको कहीं काम आती है। सही बात। अगला प्रश्न भी महिला विशेषज्ञ के लिए है। कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि कुछ परिवारों में महिलाएं ज्यादा दुखी पीड़ित स्थितियों में होती है एवं ऐसे परिवारों में वंश परंपरागत बाकी पुरुषों की तुलना में अल्प आयुष्य रखती है। तो ऐसे परिवारजनों के हाथों में क्या विशेष स्थितियां हाथ में देखने मिलती है और क्या हम ऐसे दोषों को शांत व समाधान करने का प्रयास कर सकते हैं? प्रतिमा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये स्त्रियों के लिए दुख का जो प्रश्न है वो काफी सारा गहरा प्रश्न है। इसके लिए समाधान होना ही चाहिए और इस समाधान के लिए कहीं ना कहीं हस्तरेखा परीक्षण भी इसमें हम उसका सपोर्ट ले सकते हैं कि हस्तरेखा में ऐसी क्या परिस्थिति होगी जिसके आधार पे हम ये देख सकते हैं कि ये जातक दुखी क्यों है, वही मैं जानना और दुखी है तो उसका इलाज क्या करें या क्या होना चाहिए, तो इसकी वजह से उनके दुख को हम दूर करने का प्रयास कर सकते हैं या हस्तरेखा के माध्यम से उसको जान सकते हैं। हम जवाब देते ये कहेंगे कि हस्तरेखा शास्त्र में और हमारे ज्योतिष शास्त्र में मात्र 2 ही ग्रहों को स्त्री ग्रह कहा गया है जी। एक ग्रह है चंद्रमा और दूसरा है शुक्र। तो ये दोनों ग्रहों का शुक्र का और चंद्र का पूर्णतः स्त्री के स्वरूप में स्वीकारा गया है जी। तो ऐसे ग्रहों का यानी कि चंद्रमा जो मन का कारक है, हमारी मानसिक परिस्थिति को आधार रखने वाला कारक है, यानी कि हमारी मन की इच्छाएं जो है, मन जो वहां पे दौड़ता है उसका आधार कौन है? चंद्रमा है। और दूसरा है इच्छा शक्ति, यानी कि इच्छाओं का आधार, हम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं ये हमारी सबसे पहली इच्छा होती है और ये इच्छाओं का इंट्यूशन कहाँ जाता है? सबसे पहले मन पे, शुक्र का मन पे। यानी कि हमको कुछ चाहिए तो हमारा मन हम सबसे पहले प्रेरित करता है। आप मार्केट में चले जाओ और आपको कुछ खरीदी करना है पर खरीदी के बहाने नहीं निकले हो, लेकिन ऐसे ही आप गुजर गए वहां मार्केट से और कुछ चीज अच्छी लगी तो सबसे पहले आपके मन ने भाई वो चीज को, तो यहाँ मन को स्त्री का दर्जा दिया गया है, स्त्री स्वरूप का स्वीकारा गया है। और दूसरा है इच्छा शक्ति यानी हमारी इच्छाएं क्या है जी। तो वो इच्छा शक्ति का कारक भी चंद्रमा है और चंद्रमा इच्छा शक्ति के साथ साथ माता का भी सूचन करता है जी। यानी कि माता के संबंधों के बारे में हम अगर चर्चा करें तो ज्योतिष शास्त्र में हम चतुर्थ भाव को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं और चंद्रमा की परिस्थिति को देखते हैं। ये सारी वस्तुओं को देखते हुए चंद्रमा का हम परीक्षण करते हैं। तो यहाँ स्त्रियों के बारे में यदि दुख की बात की जाए तो स्त्रियों का मुख्य स्वरूप स्त्री ग्रह 2 है, इसमें चंद्रमा के साथ साथ शुक्र को भी लिया है। तो यहाँ चंद्रमा के बाद हम शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र जो है वो सौंदर्य का, कला का कारक है, यानी कि सुंदरता, कला, प्रेम, संवेदनशीलता, भगिनी वगैरह से जुड़ा हुआ शुक्र प्रभाव है। तो जहाँ शुक्र प्रभाव बड़ा होगा तो यहाँ भाई बंधु भगिनी ज्यादा होगी, जहाँ शुक्र का प्रभाव बड़ा है वहां पे सौंदर्य ज्यादा होगा, श्रृंगार ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ा हुआ प्रभाव आपको वहां पे देखने मिलेगा। और ये दोनों ही ग्रह जो है वो स्त्री प्रधान होने की वजह से ऐसे ग्रहों को यदि पहाड़ उभरे हुए यानी कि शुक्र का और चंद्र का पहाड़, यहाँ पे हम शुक्र चंद्र की बात करेंगे तो पामिस्ट्री में हम देखेंगे तो शुक्र का और चंद्र का पहाड़ बड़ा हुआ होता है जी। तो यहाँ शुक्र और चंद्र की बात करेंगे तो ये रहा चंद्र का पहाड़ और ये रहा आपका शुक्र का पहाड़, ये आपका शुक्र का पहाड़ है और ये है चंद्र का पहाड़ जी। तो ये प्रश्न के लिए शुक्र और चंद्र का जो पहाड़ है वो उभरा हुआ होना चाहिए। अगर विकसित है, उभरा हुआ है, अच्छी परिस्थिति में है तो ये दुख कम देता है, तकलीफ कम देता है। यदि हमारे प्रश्न के आधार पे हम ये देखना चाहते थे कि दुखी लोगों के लिए क्या देखना चाहिए तो यहाँ दुखी महिलाओं के लिए ये दोनों चीजों की कमजोरियां दिखाई दबा हुआ है, यानी कि शुक्र का पहाड़ दबा हुआ होता है, इसके साथ साथ शुक्र के पहाड़ पे कहीं ना कहीं अशुभ चिन्हों भी वो देखने मिलते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं शुक्र के पहाड़ में कमियां दिखती है और चंद्रमा भी आपको पीड़ित दिखता है, यानी कि चंद्र का पहाड़ भी
निर्बल दिखता है, उसके ऊपर चौकड़ी के निशान हो या जाली के निशान हो या दीप के निशान हो या अशुभ चिन्हों से घिरा हुआ हो, तो ऐसी परिस्थितियों में ये चंद्र और शुक्र दोनों निर्बल हो गए और स्त्री कारक ग्रह कहा गया है, स्त्री की उपमा दी गई है, दोनों ग्रहों को स्त्री का प्राधान्य दिया गया है, तो यहाँ पे ये दोनों स्त्री प्रभाव कमजोर हुए। इसका मतलब ये हुआ कि स्त्री के सुख यानी शुक्र हम सुख के लिए भी देखते हैं, वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए देखते हैं, और चंद्र अभी हमने बताया कि मन का कारक है। तो यहाँ मानसिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और धन की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये कमजोरी जो है वो दोनों परिस्थितियों को कमजोर करेगी। और ये परिस्थितियां कमजोर होने की वजह से स्त्रियों को ज्यादा दुख या तकलीफ या परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां शुक्र और चंद्रमा की जो परिस्थिति है वो कमजोर बनेगी, वहां उसको बलवान करने के लिए, जैसे बोलते हैं कि ये परिस्थिति बलवान कैसे हो, निर्बल हो तो अशुभ स्थितियां होती है और ऐसे परिवार में वात्सल्य की कमी होती है, प्रेम की कमी होती है, माता का कारक होने से माता का सुख कम मिलेगा। यस डेफिनेटली। तो यहाँ माता का सुख कम हो गया, बंधु भगिनियों का सुख कम हो गया, बंधु भगिनियों का कारक भी है, तो यहाँ भाई बहनों से जुड़ा हुआ या भगिनियों से जुड़ा हुआ, खास तौर पे भगिनियों से जुड़ा हुआ जो प्रभाव है वो यहाँ कमजोर दिखेगा। तो ऐसे जातक सोशल लाइफ में भी कम दिखते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और इसे जल्दी से डिप्रेशन के पेशेंट बन सकते हैं। ऐसे जातक कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे व्यग्र दिखते हैं, असंतोषी दिखते हैं। तो ऐसे जातक के हाथ में हम अगर ये शुक्र और चंद्र का पहाड़ कमजोर देखते हैं तो ऐसी स्त्रियां खास तौर पे प्रेम नहीं मिलता है, तो वात्सल्य नहीं मिलता है। यस डेफिनेटली। तो यहाँ प्रेम, वात्सल्य और करुणा की बात करेंगे तो यहाँ चंद्र और शुक्र का पहाड़ कमजोर होने की वजह से उसमें कमियां दिखती है और उस कमियों की वजह से जीवन के आने वाले चढ़ाव उतार यहाँ कर नहीं पाते, तो वहां से उनको कहीं ना कहीं तकलीफ घर के वातावरण में या लोगों के स्वभाव प्रभाव प्रकृति को समझने के लिए थोड़ा अपने आप में और परिवार के सदस्यों में थोड़ा सुधार करना जरूरी है। जी जरूरी। मेरा अगला प्रश्न ये है कि रीटा बहन, आप तो कर्मकांड में बहुत निपुणता रखती है, तो क्या यह समस्याओं का कोई सरल उपाय है? हर एक समस्या का समाधान तो होता ही है प्रतिमा बहन जी। जैसे हम यहाँ देखेंगे तो कर्मकांड की जहां तक आपने बात की है, तो सबसे पहली बात है कि जिस प्रकार की भी तकलीफें हैं उसका सबसे पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। अच्छा। कि ये तकलीफ कहाँ से आई, और दूसरी बात है कि अगर हमको पता है कि वो तकलीफ हमारे द्वारा ही हुई है, जैसे हमने बताया आगे कि अनुवांशिक और अपने बल पे किए हुए कर्म अच्छे या बुरे, तो ये अपने आप में की हुई जो कर्म की व्यवस्थाएं हैं उसके आधार पे कहीं ना कहीं ये आत्मचिंतन करके हमको ये संकल्प करना है, ये यदि हमारा कोई गुनाह हुआ है, यदि हमने कुछ गलतियां कर दी है, तो उसकी क्षमा याचना के लिए, गुनाह माफ के लिए संकल्प करना जरूरी है कि हमसे ये गुनाह हो गया है, हम इसका निवारण करना है। अच्छा। तो सबसे पहला संकल्प ही महत्व का है कि मन में एक बार संकल्प कर लिया कि ये मुझसे गुनाह हो गया है और इसका मुझे निवारण करना है। तो काफी सारे रास्ते खुल जाते हैं, जैसे कि हमारे पुरातन काल से चली आ रही है ये प्रथा कि शक्ति की उपासना करना, शक्ति की पूजा करना, शक्ति की पूजा के साथ साथ हम कुंवारी लड़कियों की पूजन करते हैं, जिसे कुमारी का पूजन कहते हैं। नवरात्र के पर्व में या अन्य किसी पर्व में, या हम कर्मकांड करवाते हैं तो हवन वगैरह करते हैं, तो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, तब स्त्री को या छोटी बच्चियों को जो है, कन्या को जो है, वो अग्नि प्रगट्य के लिए हम उनका सम्मान करते हैं। तो सम्मान करते समय यहाँ पे कुछ भेंट, कुछ सौगात उनको देके उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, और यही चीज जो है पूजन के तौर पे हम उनका करके भोजन करवाते हैं। और गरीब कन्याओं का विवाह करना, कन्यादान देना, ये भी, हाँ जी, ये भी एक अच्छी व्यवस्था है जहाँ पे हम कहीं ना कहीं इसका इलाज कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि कर्मकांड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे काफी सारी व्यवस्थाएं पुरातन काल से हमारे शास्त्रों में लिखी गई है और काफी सारे लोग करते भी हैं। यहाँ कोई आस्तिक न हो और ईश्वर में श्रद्धा न रखता हो, तो ऐसे जातक किसी कन्या को कुछ शिक्षण की भेंट यानी कि पुस्तक वगैरह लेके देना, या फीस वगैरह भर देना, या कन्या को शिक्षण देना, या विद्या का दान करना, ऐसा भी कर सकते हैं। और जैसे जनरली देखा जाए तो ये परिहार पुस्तक के द्वारा, शिक्षण के द्वारा भी किया जा सकता है। इसमें मैं आपको इंटरप्ट करूंगी जी। मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर अपने नरेंद्र भाई मोदी
उन्होंने भी जब भी गुजरात छोड़ा, जैसे कि अहमदाबाद छोड़ा, तभी जो भी उनके पास जो था वो कन्यादान जो काम करते थे उनकी बेटियों के लिए वो सब छोड़ के गए थे। जी हाँ, आपने सही सुना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जब विदाई ले रहे थे, तब उन्होंने अपनी बचत की कमाई की धनराशि, जो भी धनराशि उन्होंने बचत करके कमाई के रखी थी, वो गुजरात विधानसभा भवन के कर्मचारियों के बेटियों को शिक्षण के हेतु दी है। तो आगे जैसे मैंने बताया कि यदि हम कर्मकांड को न भी मानते हो, तो किसी भी प्रकार के शिक्षण हेतु हम किसी की हेल्प कर देते हैं, तो कन्याओं को खास तौर पे हेल्प करते हैं, तो वो जो है वो आपका इलाज हो जाएगा, उपाय हो जाएगा। उस उपाय के आधार पे आप अपनी परिस्थितियों को सुधार सकते हैं। यहाँ हमारे समाज में अनेकों उदाहरण भी है, जैसे हमने प्रधानमंत्री का लिया, तो कैसे काफी सारी धनराशि छोड़ गए, पूरी धनराशि उन्होंने बेटियों को शिक्षण के लिए छोड़ दी, शिक्षण के लिए उन्होंने भेंट कर दी थी। जी जी। तो ये उनका एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया है और इनसे हमको प्रेरणा मिलती है, उनके गरिमा दिखाते हैं और उनसे हमको भी प्रेरणा मिलती है जी कि ऐसा करना चाहिए। यस यस डेफिनेटली। आगे हम बढ़ते हैं। हस्तरेखाओं के माध्यम से विदेश यात्रा प्रवासों का निर्णय कैसे करेंगे? देखो, विदेश यात्रा के बारे में देखा जाए, जहां तक हर इंसान को ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ माध्यम से हम विदेश जाए। कोई घूमने जाता है, कोई सर्विस के लिए जाता है, कोई अपने बिजनेस के लिए जाता है, कोई ऐसे ही टूर करने चला जाता है, कोई किसी के सगे वाले की हेल्प की वजह से जाता है। तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें हमारे समाज में काफी सारे लोगों को विदेश जाने की उत्कंठा होती है। और बहुत अच्छा प्रश्न है कि लोगों को विदेश जाने के लिए हम क्या-क्या देख सकते हैं। यानी कि देखो, यहाँ काफी सारी चीजें हमने देखी, इसके साथ-साथ विदेश घूमने के लिए हम फार्मेसी को ही माध्यम बना के चलेंगे। इसलिए तो मैंने प्रश्न पूछा आपको। तो उसमें से ही हमको उसका जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ चंद्रमा जो है वो प्रवास का कारक है। यात्रा प्रवास के लिए हम चंद्रमा के पहाड़ की बात करते थे अभी। बहुत सारे स्टूडेंट है ऐसे डेटा में जी, सब लोग ऐसा बचा, मैं फॉरेन जाऊंगा कि नहीं, मैं फॉरेन जाऊंगा कि नहीं। इसलिए मैंने खास यह प्रश्न विद्यार्थी गणों के लिए पूछा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम लास्ट बात कर रहे थे, ऐसे ही चंद्रमा की जो बात थी, तो चंद्रमा का पहाड़ यात्रा प्रवास के लिए देखा जाता है, और उसके ऊपर जीवन रेखा से निकली हुई कोई एक रेखा, यानी जीवन रेखा से निकला हुआ कोई एक रेखा जो है वो चंद्र के पहाड़ को मिलने जाती है जी। यानी कि यहाँ से कोई निकली हुई एक रेखा जो चंद्र के पहाड़ को मिल रही हो। अन्यथा चंद्र के पहाड़ पे अमुक रेखाएं होती है जी, उस रेखाओं के आधार पे विदेश यात्रा निश्चित होती है। अरे यानी कि चंद्रमा का पहाड़ कितना इजी है ना, बहुत अच्छा जानने मिलता है हस्तरेखा से, क्योंकि चंद्र रेखा से चंद्र के पहाड़ पे जो भी रेखाएं दिखती हैं, या चंद्र के पहाड़ जीवन रेखा से निकलती हुई कोई एक रेखा चंद्र के पहाड़ को मिलने जाती है, तो हम विदेश चले जाते हैं जी। यानी यहाँ गौण रेखा की श्रेणी में ये आता है, जो चंद्र पहाड़ को मिलने जाने वाली जो रेखा है वो गौण पहाड़ों में आती, गौण रेखाओं में आती है। और चंद्र का पहाड़ यहाँ मुख्य पार्ट उभरा हुआ रहेगा तो ज्यादा उभरा हुआ होना चाहिए, और इसके साथ साथ कुछ कुछ रेखाएं होती है जो ज्यादा रेखाएं दिखाता है जब चंद्र के पहाड़ पे, तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा इंसान बार बार विदेश जाता है, यानी एक समय की जगह वो बार बार इंसान जाता है। जो ऐसे जातकों को हम खास तौर पे बिजनेस के लिए जाने वाले इंसान कहेंगे, या किसी की फैमिली के बार बार आने जाने की व्यवस्थाएं जो होती है, वो भी हम चंद्र के पहाड़ पे अनेकों रेखाओं के साथ देखने का निश्चय कर सकते हैं कि ये हम विदेश यात्रा के लिए ज्यादा प्रभावित मानी गई रेखाएं हैं। कार्य सिद्धि सहायक भी बन सकती है ना चंद्र पहाड़। जी 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 जी, ये कार्य सिद्धि में भी महत्वपूर्ण भाग देता है। चंद्रमा जब प्रभावित होता है और रेखाएं प्रभावित होती है, तो विदेश यात्रा के संबंध में जो भी कार्य सिद्धि है वो जल्दी से प्राप्त होती है और अच्छी तरह प्राप्त तो यह सब देख के जाना जरूरी है विदेश। डेफिनेटली जो दर्शक देखते होंगे उनको भी प्रश्न होंगे कि कहीं ना कहीं हमको भी विदेश जाना है, तो वो भी अपने माध्यम से यहाँ देख सकते हैं कि यार चंद्रमा के पहाड़ पे कहीं ना कहीं रेखाएं हैं, तो वो लाइव देखते होंगे अपने हाथों में भी कि यहाँ चंद्र के पहाड़ पे कोई रेखा दिख रही है कि नहीं, तो वो देखने के बाद वो निश्चय कर सकते हैं कि वो विदेश जाएंगे या नहीं, या जाने के लिए कौन सी रेखाएं इसके लिए जिम्मेदार होती है। चलो सब हाथ देखने लगो और पहाड़ देखने लगो।
अगला सवाल ये है कि ये सीनियर सिटीजन के लिए मैं पूछना चाहूंगी जी। कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन जो रहते हैं तो उनका पहला प्रश्न यही होता है कि मैं मेरे जन्म स्थान पे मेरा मृत्यु होगा या मैं विदेश जाता हूँ तो उधर से मैं वापस नहीं आऊंगा और उधर ही होगा, जहाँ तक तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? जहाँ तक मृत्यु की बात है हम निर्णय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंतिम पड़ाव की बात करेंगे हम। यहाँ मृत्यु के अलावा, क्योंकि मृत्यु और जीवन ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, तो यहाँ अंतिम पड़ाव की हम बात करेंगे तो अंतिम पड़ाव जो है वो इंसान का, जैसे हम बोलते हैं कि कोई लोग बोलते हैं कि बच्चे या परिवार वहां पे है तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे, या हमको जाना है या नहीं जाना है, या फॉरेन में अंतिम समय गुजारना है या नहीं गुजारना है। तो और कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे यहाँ रहते हैं, खुद फॉरेन रहते हैं, तो ऐसी समस्याओं के साथ-साथ जब फैमिली के साथ रहने की बात आती है, तो साथ में रह पाना या अपने अंतिम पड़ाव को कहाँ अंजाम देना, वो सारी चीजों का भी व्यवस्था हम पामिस्ट्री के साथ माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक सभी प्रश्नों का अंतर जवाब है यहाँ पे पामिस्ट्री के अंदर। दोनों हाथ में ही रखा है, सब सारी चीजें अपने हाथ में है, सारी चीजें अपने रेखाओं के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम ये चित्र को देखते हुए कहेंगे कि जहां तक आयु का सवाल है, जैसे प्रतिमा बेन ने बोला कि आयु के मामले में इनके मन में प्रश्न था, जो अंतिम अवस्था तक लेके जाने की बात की, तो यहाँ जो है वो शुक्र का पहाड़ जो है वो जीवन रेखा से गिरा हुआ है, यानी कि जीवन रेखा अंगूठे के मंगल के पहाड़ के ऊपर से अंगूठे से निकलते हुए मणिबंध को कवर करते हुए अंदर कव करती है। ऐसी परिस्थिति में आपको मैंने ये चित्र में दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ जो ये जो पहाड़ की हिस्सा है वो शुक्र का पहाड़ जो है वो पूरा कवर हो रहा है, यानी कि जीवन रेखा यदि शुक्र के पहाड़ को बहुत लेंथ व्यवस्था में, बड़ी व्यवस्था में कवर करती हो तो ऐसे जातक की आयु ज्यादा होती है। ये रहा आयु का प्रश्न कि आयु कितनी होगी। तो जैसे जातक के मन में अनेकों प्रश्न होते हैं, तो जाने के बाद जैसे हम अंतिम अवस्था की बात करेंगे तो यहाँ आयु बढ़ गई, तो बड़ी आयु के साथ साथ यहाँ पे जीवन अपने या जन्म स्थल से दूर जाना है, तो ये दोनों परिस्थितियां इस माध्यम से देखी जाएगी। पहले तो ये हमने बताया कि मंगल के पहाड़ से ऊपर से निकलती हुई नीचे तक गई है, तो यहाँ पे हम ये रेखा को बताएंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो कर्व किया हुआ है, तो जो कर्व होके नीचे चली जाती है, ऐसे जातक अपना जीवन अपने ही जन्म स्थान में बिताते हैं, यानी कि अंतिम व्यवस्था भी उनकी अपने जन्म स्थान पे ही होती है। सही जानकारी है। और दूसरी बात, यहाँ पे ये जो मैंने ग्रीन लाइन आपको बताई है, जो जीवन रेखा से निकलती हुई एक रेखा है, जो जीवन रेखा को कव नहीं करती है, शुक्र के पहाड़ को कव नहीं करती है, लेकिन आधे अधूरे में निकल के चंद्र के पहाड़ तक चली जाती है। तो यहाँ हमने यात्रा प्रवास की बात की थी, वहां पे आपको चंद्र की बात की मैंने, और यहाँ पे भी यात्रा प्रवास के साथ जुड़ा हुआ जीवन का अंत, ये भी बात है। तो यहाँ पे भी